देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है कि नहीं और स्क्रीन शेयर है कि नहीं। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट दिन जो है ईबीक्यू पढ़ रहे थे और हम लोग का जो है क्लास जो है डिस्कनेक्ट हो गया। जो भी हो तो हम लोग इसी को पहले कंप्लीट करते हैं। ईबीक्यू हमारा बाकी रह गया था, कंप्लीट नहीं करवा पाए थे। ईबीक्यू का फॉर्मूला हम जस्ट सिखा रहे थे, तो वो एक बार बता देते, उसके बाद हम लोग बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ये इस बात का डिस्कशन जस्ट कर ही रहे थे कि ईबीक्यू में हम लोग का दो कॉस्ट इनकर्ड होता है। एक होता है हम लोग का मतलब बैच कॉस्टिंग। जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बैच में प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग का मेनली दो कॉस्ट होता है। एक होता है कि उसको प्रोसेस करने के स्टार्टिंग में जो सेटिंग अप कॉस्ट होता है वो, और दूसरा होता है कैरिंग कॉस्ट, मतलब आफ्टर प्रोसेस बिफोर प्रोसेस, ठीक है। इसे प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, सेटिंग अप कॉस्ट को। अब ये दोनों कॉस्ट अपने आप में हमेशा ट्रेड ऑफ सिचुएशन में रहता है, मतलब ऑपोजिट होता है। अगर बैच साइज लोअर रखना चाहेंगे तो कैरिंग कॉस्ट हाई हो जाएगा, और अगर सेटअप कॉस्ट मतलब जो हम लोग का स्मॉलर रखना है बैच साइज, तो सेटअप कॉस्ट हायर होगा, क्योंकि बार बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इंक्रीज होने पे सेटअप कॉस्ट बढ़ेगा, बट कैरिंग कॉस्ट जो है कम हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी हम लोग का कम प्रोड्यूस होगा, तो एट ए टाइम कैरी करने का खर्चा हम लोग का कम हो जाएगा। ये तो मैंने बता ही दिया था। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे थे कि एक फॉर्मूला होता है ईबीक्यू का, जो तुम लोग ईओक्यू का फॉर्मूला देखते हो वैसे ही सेम टू सेम होता है, लेकिन वो कैसे बनता है वो हम जस्ट तुम लोग को एक बार गो थ्रू करवा रहे थे। तो मैंने यहाँ पर देखो कैरिंग कॉस्ट के फॉर्मूले में क्या लिखा था। अच्छा, यहाँ एक चीज मिसिंग हो गया है मेरे से, इसके ऊपर लिखना है तुम लोग को एनुअल डिमांड, क्योंकि कितने बैच प्रोडक्शन करना है, तो मतलब हम लोग एक ईयरली बेसिस पे इस फॉर्मूले का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ये ईयरली बेसिस पे बना हुआ है। तो ये ऊपर लिखना है तुम लोग को एनुअल डिमांड। ये पूछा नहीं जाएगा, ये कोई सॉल्व वॉल्व करने देगा नहीं तुम लोगों को। हम जस्ट फॉर्मूला का जो है सिग्निफिकेंस समझाना चाह रहे हैं। तो देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल डिमांड सपोज की है 12,000 यूनिट, ठीक है, 12,000 यूनिट है, और उनको प्रोड्यूस करना है इस तरीके से, बैच बैच कॉस्टिंग फॉलो करते हैं ये, यानी कि प्रोडक्शन बैच में करते हैं। तो इनको इस तरीके से प्रोडक्शन करना है ताकि इनका कॉस्ट सबसे कम हो, ठीक है। अब अगर ये 1,000 यूनिट ऐसा हो रहा है कि इनका सबसे चीपेस्ट होगा, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच, ठीक है, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच। अब इसमें ना इसको टू बी चीपेस्ट अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये इसमें बेसिस ही क्या ले रखे हैं। देखो, हम लोगों ने इसमें बेसिस ले ही रखा है कि कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू जो है सेटिंग अप कॉस्ट, और ये तभी पॉसिबल है। कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट इक्वल होने का मतलब ही है कि जिस क्वांटिटी में बैच में प्रोड्यूस होगा वो हम लोग का चीपेस्ट होगा, ठीक है। हम फिर से एक बार बोलते हैं लैंग्वेज को। मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला को इलाबोरेट करना स्टार्ट किया है उसका बेसिस ही क्या है, कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू सेटिंग अप कॉस्ट, और ये होने का मतलब ही हो गया कि हम लोग का जो प्रोडक्शन होगा, जिस क्वांटिटी में एक एक बैच में प्रोडक्शन होगा वो चीपेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय, लिख दिया क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच, जो कि चीपेस्ट होना चाहिए। अगर तुम लोग टू बी चीपेस्ट लिख के रखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं लिखना चाहते हो नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, वो ईबीक्यू ही समझाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एनुअल डिमांड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखो, इस फॉर्मूले में एनुअल डिमांड को लिख लेते हैं ए से डिनोट कर दिया। यहाँ भी एनुअल डिमांड को मैंने ए से डिनोट कर दिया, ठीक है। ए डिवाइडेड बाय ईबीक्यू मैंने कर दिया, ए डिवाइडेड बाई ईबीक्यू मैंने कर दिया। मतलब जितना एनुअल डिमांड है उसके बेसिस में हमें इस तरीके से एक एक बार में प्रोडक्शन करना है ताकि हम लोग का जो कॉस्ट है वो चीपेस्ट हो, ठीक है। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये वाला थोड़ा सा हटाते हैं, इसका कैलकुलेशन हम लोग का चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने तब ए नहीं लिखा था। ए डिवाइडेड बाई जितना क्वांटिटी हम लोग एट ए टाइम प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो कि चीपेस्ट हो, यानी कि ईबीक्यू, क्योंकि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का मतलब ही था क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड एट ए टाइम जो कि चीपेस्ट हो, तो क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच या फिर एट ए टाइम, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर है
इसको एक बार ना मुझे रब करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं दिखा पाएंगे। ऐसे लिखते हैं, हाफ इंटू ए डिवाइडेड बाई, अच्छा ये वाला हम लोग का क्या आ जाएगा, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच टू बी चीपेस्ट, और एनुअल डिमांड से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि कितने सारे बैच क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये हम लोग का आ जाएगा EBQ। एक सेकेंड, सॉरी मेरा क्या गलत हो गया, कुछ तो गलत हो जा रहा है मेरे से। एनुअल डिमांड ये मेरा हाफ है, हाफ इंटू मेरा फॉर्मूला आना चाहिए 2AC डिवाइडेड बाई EBQ स्क्वेयर होना चाहिए मेरा, ठीक है। हाँ हो जाएगा, A डिवाइडेड बाई EBQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये कैरिंग कॉस्ट हो गया। और यहाँ पर A डिवाइडेड बाई EBQ, यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है सेटिंग अप कॉस्ट। सेटिंग अप कॉस्ट का मतलब हो जाएगा सेटअप करने का जो भी खर्चा लगता है, ठीक है। तो A डिवाइडेड बाई EBQ इंटू सेटअप कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो एस लिख लेते हैं, सेटिंग अप कॉस्ट को हम एस से डिनोट कर देते हैं और कैरिंग कॉस्ट को ना सी से डिनोट कर लेते हैं, नहीं तो फॉर्मूला कैलकुलेट करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सी का मतलब हो गया कैरिंग कॉस्ट, ऐसे लिख लेते हैं, सी से डिनोट कर रहे हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और एस का मतलब है सेटअप कॉस्ट पर बैच। देखते हैं फॉर्मूला क्या आंसर आता है, ठीक है। तो मैंने एस से डिनोट कर लिया है, देखो मैंने सी लिख लिया है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम के जगह, और सेटअप कॉस्ट के जगह मैंने एस लिख लिया है, ठीक है। और ये एनुअल डिमांड हो गया। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, मेरा कुछ तो गलत हो जा रहा है, एक सेकेंड रुको, फिर कुछ तो गलत हो रहा है मेरा। EBQ स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है, टोटल कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड और टोटल सेटअप कॉस्ट, नंबर ऑफ सेटअप, जितने सारे बैच में प्रोड्यूस होगा उतने बार सेटअप होगा। अच्छा इसके आगे एनुअल डिमांड नहीं होगा, एक सेकेंड रुको, तो मेरा थोड़ा सा हम इसको ठीक कर लेते उसके बाद समझाते, मुझे लग रहा है मैंने कोई चीज मिस कर दिया है। हाफ इंटू EBQ स्क्वेयर इंटू सी इक्वल टू A इंटू एस, हाँ अब मुझे लग रहा है ठीक है। EBQ स्क्वेयर इंटू सी इक्वल टू 2 इंटू A इंटू एस, और EBQ स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू A इंटू एस डिवाइडेड बाई सी। तो EBQ इक्वल टू हो जाएगा 2A डिवाइडेड बाई सी, हाँ ये होना चाहिए, ठीक है। मेरे से एक छोटा सा बार बार गलती हो जा रहा है, यहाँ पर A बाई EBQ होगा, ये ठीक है, लेकिन ये वाला ऊपर एनुअल डिमांड नहीं आएगा, समझाते हैं क्यों, ठीक है। ये यहाँ पर फॉर्मूले में ये नहीं आएगा। अब देखो क्योंकि बीच में ये जो है पार्ट पार्ट स्प्लिट हो गया, तो मेरे से थोड़ा गलत हो जा रहा है। ये देखो कैरिंग कॉस्ट और जो है सेटिंग अप कॉस्ट। अब सेटिंग अप कॉस्ट का मतलब क्या है, हर एक बैच को सेटअप करने का जितना कॉस्ट होगा वही हम लोग का टोटल सेटिंग अप कॉस्ट होगा। अब एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग को अगर 12,000 यूनिट पूरा एनुअल डिमांड है, ठीक है, मतलब हमें पूरे ईयर में 12,000 यूनिट चाहिए, और हम लोग का जो EBQ है, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का जो EBQ है वो है 1000 यूनिट, मतलब अगर हम लोग 1000 यूनिट करके प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, चीपेस्ट होगा। ये एक एग्जांपल सेटअप कर रहे हैं, तो इससे हम लोग का नंबर ऑफ सेटअप कितना हो जाएगा, हमें कितना बार सेटअप करना पड़ेगा, 12 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग को ये पूरे 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 12 टाइम्स जो है सेटअप करना पड़ेगा, और एक बार सेटअप करने का खर्चा अगर 10 रुपीज आता है तो 12 टाइम्स का आ जाएगा 120। यानी टोटल सेटअप कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई जितना करके एक एक बैच में प्रोड्यूस होगा, ये डिवाइड करने से हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ सेटअप क्या होता है इनटू सेटअप कॉस्ट, ठीक है। तो एनुअल डिमांड, और हम लोगों को ये 1000 ऐसा लेना है ताकि ये चीपेस्ट हो, इसीलिए इसको हम लोग EBQ बोल सकते हैं। तो ये देखो ये फॉर्मूला ना याद रखना भी थोड़ा जरूरी है, क्यों जरूरी है पता है, हम लोग को इंडिविजुअली पूछ सकता है कि सेटअप कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो सेटअप कॉस्ट कितना होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना प्रोडक्शन करने पे सेटअप कॉस्ट कितना
कितना है, तो सेटअप पर सेटअप पे जो कॉस्ट लगेगा इनटू नंबर ऑफ सेटअप, ठीक है। तो ये हम लोग का ये डिवाइड करने से क्या निकल के आएगा, ये डिवाइड करने से निकल के आएगा नंबर ऑफ सेटअप, ठीक है, नंबर ऑफ सेटअप टू प्रोड्यूस एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जितना हम लोग का नंबर ऑफ सेटअप होगा उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, हमें कैरी क्या करना पड़ेगा, हर एक बैच में जितना प्रोड्यूस होगा, तो एक बैच में जो प्रोड्यूस होगा उसको तो हम लोग ईबीक्यू बोलेंगे, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। एक बैच में जो प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच। ये देखो क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच, ये हो जाएगा हम लोग का एक बैच में प्रोड्यूस जो क्वांटिटी है, इसे हमें क्या करना है, कैरी करना है। अब कैरिंग कॉस्ट को कैसे निकाला जाता है, ये ईयरली बेसिस पे निकलता है कि एक भी यूनिट फिनिश गुड्स को कैरी करने में 1 ईयर का क्या कॉस्ट है। तो कैरिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पे, पर एनम पे निकाला जाता है और इसका एवरेज कर दिया जाता है। एवरेज का रीजन ये होता है कि हम लोग कैरिंग कॉस्ट जो है मंथ वाइज निकाल सकते हैं। जैसे कोई चीज अगर हम लोग 12 मंथ्स कैरी कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट होना चाहिए 12/12, मतलब 12 मंथ्स बाई 12। अगर कोई 11 मंथ्स कैरी हो रहा है तो 11/12, 10/12। तो इस तरीके से अलग अलग टाइमिंग्स के जगह इसको एवरेज करने के लिए बोला गया है। इतना अलग अलग टाइमिंग्स में हमें कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, उसके बदले यहाँ पर सोल्यूशन लाया गया है कि हम लोग इस कैरिंग कॉस्ट को एवरेज कर देंगे। तो एक जो भी बैच में प्रोड्यूस हो रहा है टोटल अमाउंट, उसको कैरी करने का कॉस्ट को हम लोग ईयरली निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला ईयरली बेसिस पे ही बना हुआ है। ईयरली बेसिस पे ये फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर ईयरली नहीं रहता है क्वेश्चन में, हम लोग उसे ईयरली ट्रांसफर करेंगे तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। और हर बार कितने मंथ के लिए कैरिंग हो रहा है वो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नॉर्मली नहीं दिया होता है और उसको करने का भी जरूरत नहीं है। हम लोग इसका कैरिंग कॉस्ट को हमेशा एवरेज कर देंगे, ठीक है। हमें पर्टिकुलर टाइम वाइज इसको जो है कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होता है। तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रखा गया है, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला रखा गया है जितना एक बैच में प्रोडक्शन होगा उसको हमें कैरी करने के लिए ईयरली खर्चा, और उसको हम लोग एवरेज कर देंगे पूरे यूनिट को, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हाफ इंटू ईबीक्यू इंटू सी, ए बाई ई बी क्यू इंटू एस, और इसको देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से इधर ये 1/2 को ना पहले ही मुझे इधर दे देना चाहिए। ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू एस, ये हो गया। अच्छा ये देखो 2a और एस, और ये हो गया ई बी क्यू स्क्वायर इंटू सी। अब ई बी क्यू स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ये एक्स्ट्रा लाइन हो जाएगा, फिर ये ऐसे कर लेते हैं। EBQ स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू एस डिवाइडेड बाई सी। देयर फोर EBQ इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2AS डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। सेम फॉर्मूला तुम लोग कभी ईओ क्यू अगर किए होगे, ठीक है, कॉलेज वगैरह में ईओ क्यू किए होगे, तो ईओ क्यू में क्या होता है 2AO डिवाइडेड बाई सी होता है, ठीक है। वहां ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, मेटेरियल ऑर्डर करने पे होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है इस तरीके से कैसे बना है उसका कोई जरूरत नहीं, ये कैलकुलेशन को याद रखना जरूरी नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा। इंडिविजुअली ये दोनों पॉइंट को समझना जरूरी है, तभी हम लोग क्वेश्चन में जो अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर दे पाएंगे। अभी हम समझा देते हैं, क्वेश्चन आएगा ना तो वहां ये दोनों चीज और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो पहले देखो हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन करेंगे जो कि हम लोग का ईबीक्यू का है, और 1 से 4 हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, मंथली डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का मंथली डिमांड है 500 यूनिट। सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, एक बैच को सेटअप करने का कॉस्ट है 60 रुपीज। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट है 20 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। डिटरमाइन इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, हमें बोला है एक एक बैच में कितना करके प्रोडक्शन करे ताकि हम लोगों का वो चीपेस्ट हो। ईबीक्यू पूछा है, मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने इस फॉर्मूले का क्या क्या कंडीशन तुम लोग को बताया। अभी अभी मैंने बोला ये फॉर्मूला सिर्फ एनुअल बेसिस पे एप्लीकेबल होता है, जबकि यहाँ हमें मंथली बेसिस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला बात है हम लोग को बोला है ईबीक्यू बता दो, तो सबसे पहले हम लोग फटाफट ये लिख लेंगे कि ईबीक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2
एस डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। अब ये जो एस और सी है ना, ये बहुत से जगह पे अलग अलग हो सकता है, लाइक ए के जगह डी यूज करना, एस के जगह कुछ और यूज करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग ए बी सी कुछ भी यूज क्यों ना करो, क्योंकि कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड कैलकुलेट किए बिना ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब होता है सेटिंग अप कॉस्ट। अब सेटिंग अप कॉस्ट कैसे होता है? सेटिंग अप कॉस्ट होता है हमेशा पर बैच के हिसाब से। एक बैच प्रोडक्शन करने के पहले जो भी सेटअप का रिक्वायरमेंट होता है उसका कॉस्ट कितना है, तो सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच होता है। क्वेश्चन में भी देखोगे यही लैंग्वेज तुम लोगों को मिलेगा। अब कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट हमेशा होगा पर यूनिट पर एनम, ठीक है। सी हो गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। ये हमेशा कैरिंग कॉस्ट जो है पर यूनिट पर एनम होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए हम लोग का कितना है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, एस कितना है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, सी कितना है ये फाइंड आउट कर लेंगे, तब ना जाके ईवीक्यू निकाल पाएंगे। एनुअल डिमांड, मंथली डिमांड अगर 500 यूनिट है तो एनुअल डिमांड कैसे निकालेंगे? इंटू 12 करके। अगर मंथली डिमांड 500 यूनिट है तो एनुअल डिमांड कैसे निकालेंगे? इंटू 12 करके। 12 मंथ्स का, ये 1 मंथ का है तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, वही हमें एनुअल डिमांड देगा। तो इंटू 12 कर लो, हो गया 6000। ये करना जरूरी है, बिल्कुल ये करना जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूला का बेस ही है एनुअल डिमांड पे। एनुअल डिमांड जाने बिना ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पूरे ईयर में इतना डिमांड है। इसका मतलब है सेटिंग अप कॉस्ट। सेटिंग अप कॉस्ट दे दिया है क्वेश्चन में 60 रुपीज, 60 पर बैच। ये क्वेश्चन में ही दे दिया है, देखो हम लोग अपने हिसाब से थोड़ी ना लिख रहे हैं, ये दे ही दिया है। अच्छा, अब ये दो पॉइंट दे रखा है, इसको समझना जरूरी है। बोल रहा है कि कैरिंग कॉस्ट जो है वो, उसमें बोला है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट दिया है 20 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हम लोग का 10%, ठीक है। तो इंटरेस्ट का रेट है 10%। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या क्या होता है, अगर तुम लोग को याद है मैंने लिखा था, ये देखो, कॉस्ट इनकट फॉर मेंटेनिंग ए गिवन लेवल ऑफ इन्वेंट्री। एक लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करने का जो भी खर्चा होता है। अब मान लो हम लोगों ने कोई लोन ले रखा है, ठीक है, हम लोग प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, हम लोगों ने कोई लोन ले रखा है ताकि हम लोग इस चीज को प्रोड्यूस करके बेच पाए, हमारे पास उतना अवेलेबल कैपिटल नहीं है, तो लोन लेने से इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं ये भी हम लोग का कैरिंग कॉस्ट का ही पार्ट है, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए, प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये जो कैरिंग कॉस्ट है, देखो कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो हमेशा पर एनम में दिया हुआ रहेगा। कैरिंग कॉस्ट कैसा होना चाहिए? कैरिंग कॉस्ट होना चाहिए पर यूनिट पर एनम, दोनों चीज आना चाहिए। तो ये पर एनम तो मिल गया, पर यूनिट तो नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। ये देखो, मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट है 20 रुपीज, मतलब जो भी चीज यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है 20 रुपीज, और उसको प्रोड्यूस करने के बाद कैरी करने के लिए इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है 10% पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट ऐसे हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट हमेशा किस पे लगेगा? प्रोसेसिंग कॉस्ट में, मतलब ये प्रोसेसिंग नहीं, एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्लूड है, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट इंक्लूड है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड है। मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 20 रुपीज का खर्चा होता है। मतलब फिनिश गुड्स बन गया, बनने के बाद कॉस्ट आया 20 रुपीज, लेकिन हम लोग सिर्फ इस पे प्रॉफिट लगा के नहीं बेच सकते, क्योंकि इसको कैरी करने के लिए भी हमें खर्चा बेयर करना पड़ता है, दैट इज 10% पर एनम, ठीक है। तो इससे हम लोग का कैरिंग कॉस्ट निकल के आएगा। तो कैरिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है? कैरिंग कॉस्ट को हमेशा क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर दिया हुआ है, और अगर डायरेक्टली कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है तो फिर डायरेक्टली यूज करेंगे। तो यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा ₹20 इंटू 10% पर एनम, ठीक है। ये पर यूनिट हो गया, ये देखो ये पर यूनिट हो गया ₹20 पर यूनिट, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट आ गया पर यूनिट पर एनम, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का ₹2, ₹2 पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको कैरी करने का, उसके एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा ₹2 है। अब इसको फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई कर लेंगे। 2 ए का मतलब हो जाएगा हम लोग का 6000, और सेटिंग अप कॉस्ट हो गया हम लोग का 60, और ये ₹2। 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 36,000।
मतलब 36,000 क्या उससे ज्यादा हो रहा है, 6,000 इंटू 60, इसका रूट लगाओ 600 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग एट ए टाइम एक एक बैच में 600 यूनिट करके प्रोड्यूस करेंगे, वो हम लोग के लिए चीपेस्ट होगा, जहां पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होगा। इस लेवल पे प्रोड्यूस करने से कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होगा। तुम लोग चाहो तो चेक करके देख सकते हो इक्वल होता है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, देखो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि सेटिंग अप कॉस्ट का टोटल सेटिंग अप कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो नंबर ऑफ सेटअप कितना हो रहा है, अगर हम लोग को 6,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और एक बार में अगर हम लोग 600 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम लोग का कितना सेटअप हो जाएगा, सेटअप हम लोग का हो गया, ये देखो 10 सेटअप हो गया, और सेटिंग अप कॉस्ट है 60, यानी कि 600 रुपीज हो जाएगा टोटल सेटअप कॉस्ट। और टोटल कैरिंग कॉस्ट हमें कैरी करना है कितने यूनिट को, टोटल 600 यूनिट को हमें कैरी करना है एक बैच में, ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट है 2 रुपीज करके। तो ये देखो हम लोग का कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया 600। तो देखो इस केस में टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल जो है सेटिंग अप कॉस्ट दोनों इक्वल हो रहा है, तभी तो ये ईबीक्यू है। ये फॉर्मूला तो वैसे ही बना है ना, तो इसीलिए इसको चेक करने का इस तरीके से जरूरत नहीं, हम जस्ट तुम लोग को समझा रहे हैं। देखो इसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना कैरिंग कॉस्ट और जो है सेटिंग अप कॉस्ट, तो दोनों हम लोग का इक्वल आना चाहिए। लेकिन हम लोग को तो यहाँ बोला है सिर्फ ईबीक्यू निकालो, तो ईबीक्यू ऐसे निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें कुछ और भी सीखने को मिलेगा ईबीक्यू के अलावा भी। तो देखो बोल रहा है मेसर्स केबीसी बियरिंग लिमिटेड, ये कंपनी है, इज कमिटेड टू सप्लाई 48,000 बियरिंग्स पर एनम टू मेसर्स केएमआर फैंस ऑन ए स्टेडी डेली बेसिस। अच्छा, तो ये जो केबीसी बियरिंग है, इन्होंने प्रॉमिस कमिटमेंट कर दिया है किससे, मेसर्स केएमआर फैंस से, कि हम लोग आपको 48,000 बियरिंग ईयरली जो है सप्लाई करेंगे, ठीक है, स्टेडी डेली बेसिस, ये डेली बेसिस पे सप्लाई करेंगे, और ईयरली अगर देखें तो 48,000 बियरिंग हम लोग सप्लाई करेंगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट ₹1 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ। अब देखो होल्डिंग कॉस्ट का मतलब क्या, होल्डिंग कॉस्ट का मतलब कैरिंग कॉस्ट ही होता है। अगर चाहो तो तुम लोग लिख लो एक बार, जो कैरिंग कॉस्ट है उसका ही दूसरा नाम होता है होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। और अगर हम नहीं भी बताते तो तुम लोग क्वेश्चन से कैसे समझ लोगे, वो भी हम बताते हैं। जो कैरिंग कॉस्ट है उसको ही बोला जाता है होल्डिंग कॉस्ट। एक तो देखो लैंग्वेज सिमिलर है तो समझ सकते हो, कैरी कर रहे हो होल्ड कर रहे हो। इसके अलावा भी कैरिंग कॉस्ट हम लोग का पर यूनिट पर एनम में होता है। देखो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ, ठीक है, तो ये होल्डिंग कॉस्ट ही है, जहां पर बियरिंग पर मंथ दिया है, पर यूनिट के जगह दिया हुआ है पर बियरिंग, तो यहाँ पर यूनिट है पर बियरिंग, ठीक है, पर यूनिट के जगह पर बियरिंग, जैसे पर पीस हो सकता है, पर केजी हो सकता है, वैसे पर बियरिंग। और ये पर मंथ दिया हुआ है, इसे हमें पर एनम में लेकिन ट्रांसफर करना पड़ेगा, पर एनम में ट्रांसफर करेंगे तभी हम लोग का आंसर आएगा। देखो इसमें पर एनम करना पड़ेगा, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट हमेशा पर एनम बेसिस पे कैलकुलेट होता है, तो इसको हम लोग पर एनम कर लेंगे। ये पर मंथ का है तो पर एनम करने के लिए इंटू 12 कर लेंगे। तो ये लैंग्वेज से पता चल रहा है, ये जो ₹1 दिया हुआ है ये हम लोग का कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, एंड दैट द सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर इज 3,200। मतलब बियरिंग मैन्युफैक्चर हम लोग एक एक बैच में जितना भी करेंगे, उसके लिए जितने सारे भी सेटअप का रिक्वायरमेंट होगा, हर एक सेटअप के लिए कॉस्ट कितना होगा, हर एक सेटअप के लिए कॉस्ट होगा 3,200। देखो लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आएगा, वैसे तो सेटअप कॉस्ट बोल ही दिया है, द सेटअप कॉस्ट पर रन मतलब एक बार मशीन जो है रन करेगा उसके पहले जो भी सेटिंग अप का कॉस्ट होगा। और बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चर क्या हो रहा है, बियरिंग मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो पर रन ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर इज 3,200। तो सेटिंग अप कॉस्ट हम लोग को बता दिया है। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, बस इंफॉर्मेशन इतना ही है। अब क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द ऑप्टिमम रन साइज बियरिंग मैन्युफैक्चर, बोल रहा है डिटरमाइन करो ऑप्टिमम रन साइज ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर, जो बियरिंग मैन्युफैक्चर होगा उसका ऑप्टिमम रन साइज हमें बताना है। मतलब ऑप्टिमम का मतलब तुम लोग अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां पर देखो
ये लैंग्वेज आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि हमें कोई भी चीज को ऐसे यूटिलाइज करना है, ना तो हम लोग ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन कर ले बेकार में, ना तो हम लोग उसको मतलब बर्बाद होने के लिए रखे। मतलब ऑप्टिमम मतलब जितने अच्छे से किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, ना तो अंडर ना तो ओवर, ठीक है, इसको बोला जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पर बोला है ऑप्टिमम रन साइज होना चाहिए। रन का मतलब यहाँ पर वो मशीन चलने का बात हो रहा है, तो मशीन चलने पे जिस साइज में प्रोडक्शन होगा वो साइज हम लोग का ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब ना तो हमारा कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए, ना तो हमारा कॉस्ट कम होना चाहिए। मतलब ईबीक्यू बोल रहा है जहां पर कैरिंग कॉस्ट और जो है सेटिंग अप कॉस्ट इक्वल होगा, ठीक है। तो जो बियरिंग मैन्युफैक्चर होगा उसमें हम लोगों को डिटरमाइन ईबीक्यू के जगह लैंग्वेज क्या बता दिया है, ऑप्टिमम रन साइज बता दो, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोडक्शन का क्वांटिटी बताओ जिसमें हम लोग का जो मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं, मतलब कॉस्ट हम लोग का ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो। तो कैरिंग कॉस्ट और जो है सेटिंग अप कॉस्ट इक्वल होगा, तभी हम लोग का कोई भी कॉस्ट कम या ज्यादा नहीं होगा, दोनों इक्वल होगा। जैसे कि बाकी केसेस में ये देखो, यहाँ पर अगर हम लोगों ने यहाँ क्या देखा था, देखो ये वाला चीज, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि नॉर्मली बैच साइज अगर हम लोग लोअर लेंगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, नॉर्मल सा बात है। और अगर बैच साइज जो है हम लोग स्मॉलर लेंगे तो हम लोग का जो है कैरिंग कॉस्ट लोअर होगा, सेटिंग अप कॉस्ट हायर होगा। उसी से तो हम लोगों ने देखा कि ऐसा क्या करे ताकि कैरिंग कॉस्ट और सेटिंग अप कॉस्ट इक्वल हो, तो उससे जो हमारा रन साइज निकल के आएगा दैट इज ऑप्टिमम रन साइज यानी कि ईबीक्यू। फिर यहाँ पर बोला है स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन। मतलब एक बैच प्रोडक्शन होने के बाद, ठीक है, कितने टाइम बाद दूसरा बैच प्रोडक्शन होना चाहिए, एक बैच प्रोडक्शन होने के कितने टाइम बाद। स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन। जितने सारे भी ऑप्टिमम रन साइज में प्रोड्यूस होता जाएगा, जितने बार भी प्रोड्यूस होता जाएगा, एक प्रोडक्शन के कितने देर बाद दूसरा बैच, फिर कितने देर बाद तीसरा बैच, इस तरीके से प्रोडक्शन होगा, ये पूछ रहा है। और लास्ट में हमें पूछ रहा है फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, और हमें बोला है कि मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा ये बता दो। देखो मैंने बोला था ना क्वेश्चन में हमें होल्डिंग कॉस्ट वगैरह अलग से पूछ सकता है। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, होल्डिंग कॉस्ट का मतलब कैरिंग कॉस्ट, हमें मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट बताना है। मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट का मतलब ये वाला, ठीक है, ये मिनिमम होता है, एवरेज कर देने से मिनिमम होता है, ठीक है। मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट हमें निकाल के दिखाना है। चलो तो हम लोग इलास्ट्रेशन 6 नंबर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ईबीक्यू निकालना है। EBQ 2A एस डिवाइडेड बाई सी। हम यहाँ पर और इस तरीके से नहीं लिख रहे, एग्जाम में तुम लोग का आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा इस पे, ठीक है। तो ये सारे चीजों को ऐसे करके इलाबोरेट करना जरूरी है। ए का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, और इसको भी एक बार लिख दोगे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बोल के, ठीक है। अभी हम एक बार तो लिखवा दिए, तो यहाँ डायरेक्टली लिख के कर रहे हैं और इसको इलाबोरेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एनुअल डिमांड। क्वेश्चन में एनुअल डिमांड गिवन है 48,000 पर एनम, ठीक है। इतना इन्होंने जो है प्रॉमिस कर दिया है ईयरली जो है सप्लाई कर देंगे मेसर्स KMR फैंस को, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर सेटिंग अप कॉस्ट, जो कि बोल दिया है 3,200 पर बैच, ठीक है। पर रन बोल रहा है, यहाँ पर लैंग्वेज पर रन यूज किया है। डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये ₹1 है, पर यूनिट तो है लेकिन पर एनम नहीं है, पर एनम बना लेंगे, ये 1 मंथ का है। ये देखो ये है 1 मंथ का ₹1 पर यूनिट, ठीक है। तो 12 मंथ्स का निकाल लेंगे तो पर एनम हो जाएगा, तो ₹1 पर यूनिट इंटू 12 मंथ्स ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का पर यूनिट पर एनम आ जाएगा, तो ₹1 इंटू 12 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये रुपीस हटा देते हैं, हाँ नहीं तो समझने में, यहाँ लिखते हैं तो समझ में आएगा ₹1। अच्छा टू, ये तो फॉर्मूले में है, 48,000 हम लोग का बियरिंग्स है, और 3,200 सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच है, पर रन साइज बोल सकते हो यहाँ पर। तो 2 × 48,000 इंटू 3,200 डिवाइडेड बाई 12 भी होगा, और इसका रूट ओवर करेंगे तो ये कितना आ रहा है 5059.6। तो 5060 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है, तो ये डायरेक्टली हम लिख देते हैं
ये आ रहा है हम लोग का 5060 बियरिंग्स पर बैच या फिर पर रन साइज, जो लैंग्वेज इन्होंने यूज किया है वही लिख देते हैं। अगर हम लोग एक एक बार में इतने सारे बियरिंग्स प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग के लिए चीपेस्ट होगा, यही चीपेस्ट वे होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, पहला आंसर हम लोग का आ गया कि ईबीक्यू कितना होगा। अच्छा, इसके बाद पूछा है स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन। तो एक बैच प्रोडक्शन करने के कितने देर बाद दूसरा बैच प्रोड्यूस करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिमम रन। मतलब हम लोग पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें कितना बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग का डिमांड है 48,000 बियरिंग पर एनम। ठीक है, और हम लोग एट ए टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं 5060 यूनिट पर रन साइज। ठीक है, एक रन साइज में हम लोग इतना प्रोड्यूस करें तो हमें कितना बार जो है कितने बैच में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बैचेस। तो नंबर ऑफ बैचेस हो जाएगा 9.4 आ रहा है, 9.486। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 486 है तो 49 रन्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इतने बार जो है प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा 48,000 को प्रोड्यूस करना है। अभी तक क्या कंसेप्ट निकल के आया, पूरे ईयर में 48,000 बियरिंग प्रोड्यूस करके देना है। एक एक बार में 5060 बियरिंग्स हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और इसके लिए हमें 9.49 टाइम्स जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था कि कितने बार प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये था कि एक प्रोडक्शन के कितने देर बाद दूसरा प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर इंटरवल या गैप लिख सकते हैं, इंटरवल और गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रन, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रन इज 365 days डिवाइडेड बाय 9.49 रन। ठीक है, अगर हमें डेज में आंसर निकालना है, मतलब एक रन करने के कितने दिन बाद। गुड इवनिंग ताता। देखो, एक रन करने के मतलब एक रन करने के कितने दिन बाद या कितने मंथ बाद, जैसे हम लोग आंसर निकालना चाहे तो हम डेज में निकाल रहे हैं कि एक बैच प्रोड्यूस होने के कितने दिन बाद, क्योंकि क्वेश्चन तो वही पूछा था ना कि इंटरवल क्या है दो कंसेक्यूटिव रन के बीच में। तो देखो, पूरे ईयर में हमें 9.49 टाइम्स जो है प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्यों, ये पूरे ईयर का डेटा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने एनुअल डिमांड बेसिस पे ही निकाला ना। हम लोगों ने 48,000 एनुअल डिमांड में सप्लाई करने का कमिटमेंट कर दिया। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग एट ए टाइम 5060 बियरिंग्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग के लिए चीपेस्ट होगा, और इस वे में हम लोग को 9.49 टाइम्स प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और ये पूरे ईयर का डेटा बता रहा है, मतलब अगर 365 डेज में हम लोग 9.49 टाइम्स रन करवाएंगे, मतलब हम लोग का बैच जो है प्रोडक्शन होगा, तो कितने टाइम गैप के बाद एक एक बैच प्रोड्यूस होगा, 365 डिवाइडेड बाय 9.49। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 38.46। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 38.46 डेज। ठीक है, क्योंकि मैंने डेज में आंसर निकाला। अगर तुम लोग इसको मंथ में निकालोगे तो 12 डिवाइडेड बाई 9.49 हो जाएगा। तो इससे आंसर आता है देखो 1.26 मंथ्स। ठीक है, 1.26 मंथ्स, और इसमें अगर 30 डेज मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम लोग का लगभग यही आंसर आ जाएगा 38 वाला। ये देखो 37.9 यानी कि 38, मतलब एक बार एक बैच प्रोडक्शन होने के 38.46 डेज बाद दूसरा बैच, फिर उसके बाद 38.46 बाद नेक्स्ट बैच, इस तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा क्या था कि दो बैच प्रोडक्शन के बीच में टाइम गैप क्या होगा। ठीक है,
ये हो गया हम लोग का सेकेंड नंबर का आंसर। स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन। और नेक्स्ट पूछा है फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। तो नेक्स्ट देखो क्या होगा यहाँ पर, मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू, होल्डिंग कॉस्ट मैंने क्या सिखाया, होल्डिंग कॉस्ट मैंने ये सिखाया कि हमें क्या होल्ड करना है, एक बैच में जितना भी प्रोड्यूस होगा यानी ईबीक्यू को होल्ड करना है, और ये हमें पूरे ईयर का निकालना होता है। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और टाइम को हम लोग इसमें इंडिविजुअली नहीं करके एवरेज कर लेते हैं, तो हाफ हो गया। ईबीक्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया पहले ही 5060। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो ₹1 इंटू 12, ठीक है, ये पर यूनिट पर एनम निकालना था ना, तो ये वाला डेटा। तो अब देख लेते हैं कितना निकल के आएगा यहाँ पर हम लोग का, 5060 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, 3360, ठीक है, ये रुपीज में आंसर आ रहा है, ठीक है, ये रुपीज में आंसर आ रहा है। ये हम लोग का क्या है, ये है हम लोग का पर यूनिट पर एनम, मतलब पर बियरिंग पर एनम। इसमें इसका कैलकुलेशन करने से क्या आएगा, पर बियरिंग पर एनम, ठीक है। और 5060 क्या है, 5060 बियरिंग है, इतने सारे बियरिंग हम लोग एक बार में प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का 30,360 रुपीज, और ये 1 के आगे रुपीज भी है, ठीक है, रुपीज पर बियरिंग पर एनम। तो यहाँ पर 30,360 रुपीज हम लोग का इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आ गया। अब ये मिनिमम क्यों है, ये मिनिमम इसीलिए है क्योंकि हम लोग होल्डिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं ईबीक्यू के ऊपर, ये हम लोग का ईबीक्यू है, ईबीक्यू में प्रोडक्शन करने से हमारा चीपेस्ट होता है, तो इसीलिए ये हम लोग का मिनिमम भी है। मतलब ये ढूंढने का जरूरत नहीं है कि मिनिमम क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ईबीक्यू पे लगाया इसका एप्लीकेशन, तो ईबीक्यू ही मिनिमम कॉस्ट देगा, बाकी कोई भी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करो हमें मिनिमम कॉस्ट नहीं देगा, ठीक है। ईबीक्यू ही ऐसा एक सिचुएशन है जहां पर हमारा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, सॉरी कैरिंग कॉस्ट और जो है सेटिंग अप कॉस्ट जो है वो हम लोग का इक्वल होता है। अच्छा, ये हम लोग का 6th नंबर हुआ। अब 7th नंबर में अगर देखेंगे, यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर तुम लोग देख सकते हो कि मिनिमम कैसे हो रहा है, ठीक है, ये और भी क्लियरली तुम लोगों को पता चलेगा। यहाँ पर तो हम लोग जो है करते जा रहे हैं बस कि हाँ यही मिनिमम है। अब यहाँ पर ना ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें प्रूव हो जाएगा कि सच में ईबीक्यू यानी कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होने से ही हम लोग का जो है चीपेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, a company has an annual demand from a single customer for 50,000 liters of a paint product। अच्छा, एक कंपनी के पास एक एनुअल डिमांड आया है, मतलब ईयरली डिमांड है। एक कस्टमर है, सिंगल कस्टमर, मतलब एक ही कस्टमर है जिन्होंने 50,000 लीटर जो है पेंट प्रोडक्ट का डिमांड किया है ईयरली। द टोटल डिमांड कैन बी मेड अप of a range of color to be produced in a continuous production run, after which a setup of the machinery will be required to accommodate the color change। ये ना प्रोसेस बताया है कि कैसे करके इनके मशीन में प्रोडक्शन होता है। देखो पढ़ के देखो, बोल रहा है द टोटल डिमांड कैन बी मेड अप, टोटल डिमांड कितना है, 50,000 लीटर का जो डिमांड है वो कैसे फुलफिल होगा, ऑफ ए रेंज ऑफ कलर टू बी प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या है, कलर का रेंज है अलग अलग, मतलब जो उनका डिमांड है ना, जो स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट का, वो बोल रहा है रेंज ऑफ कलर टू बी प्रोड्यूस्ड इन ए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन रन, मतलब लगातार प्रोडक्शन होते जाएगा। तो उनका जिस तरीके का प्रोडक्शन का डिमांड है ना, मतलब जो प्रोडक्ट का जो फीचर्स है वो कैसे बनेगा, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन रन होना चाहिए, आफ्टर विच सेटअप ऑफ द मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। एक बार एक प्रोडक्शन रन हो गया फिर मशीन को सेटअप करना पड़ेगा टू एकोमोडेट द कलर चेंज। बोल रहा है कि अगर कलर का हमें चेंज करना है, मतलब अलग अलग कलर ही इनको देना है, वही कलर, मतलब पेंट प्रोडक्ट है ना, तो पेंटिंग के लिए जो भी कलर होता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होता है। अब कोई डिमांड कर रहा है तो अलग अलग कलर का ही कर रहा होगा, और वो बताया भी है कि मशीन सेटअप का रिक्वायरमेंट कब होता है। ये यहाँ पर पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं कि मशीन सेटअप का रिक्वायरमेंट कब होता है, एक बार एक कलर का प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद जैसे दूसरे कलर का प्रोडक्शन करना है हमें, तो हम लोग को मशीन सेटअप करने का जरूरत होगा, वही बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है
कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होते जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन रन आफ्टर विच सेटअप ऑफ द मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। एक तरीके के कलर का प्रोडक्शन होने के बाद मशीन में सेकेंड टाइम सेटअप रिक्वायरमेंट जरूरत होगा टू एकोमोडेट द कलर चेंज, ताकि हम लोग कलर चेंज को एकोमोडेट कर सके, दूसरे कलर का प्रोडक्शन कर सके। द टोटल आउटपुट ऑफ ईच कलर विल बी स्टोर्ड, जो भी टोटल आउटपुट आएगा हर एक कलर का उसे स्टोर कर दिया जाएगा एंड देन डिलीवर टू द कस्टमर एज सिंगल लोड इमीडिएटली बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट कलर कमेंस। अच्छा, ये इनका प्रोसेस है। बोल रहे हैं जैसे ही पहला कलर रेडी हो गया फिनिश गुड्स के तौर पे, उसको स्टोर कर लिया जाएगा कंटेनर में या फिर कैसे भी, उसके बाद उसको तुरंत कस्टमर को डिलीवरी कर दिया जाएगा दूसरे कलर प्रोडक्शन होने के पहले ही। ठीक है, तो ये इनका प्रोसेस बता रहा है और कुछ नहीं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अगर कैलकुलेशन के नजरिए से देखो तो हमारे किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ इनका प्रोसेस बता रहा है कि इन्होंने जो डिमांड लिया है, इनके फैक्ट्री में किस तरीके से कलर प्रोडक्शन होता है। बोल रहे हैं कि एक कलर प्रोडक्शन होने के बाद ही दूसरा कलर प्रोडक्शन होता है, और जैसे ही दूसरा कलर का प्रोडक्शन होता है मशीन में एक सेटअप का रिक्वायरमेंट होता है, और जैसे ही पहला कलर प्रोडक्शन हो जाता है ये कस्टमर को वो डिलीवर भी कर देते हैं, मतलब अपने पास नहीं रखते, तुरंत कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। फिर दूसरा कलर प्रोड्यूस हुआ फिर उसको डिलीवर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा कलर प्रोड्यूस कर लिया फिर डिलीवर करेंगे, तुरंत जो है वो डिलीवर करते रहते हैं, ये बताया है। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है द सेटअप कॉस्ट है 100 पर सेटअप। चलो अच्छा हुआ हमें सेटअप कॉस्ट मिल गया, पर सेटअप का कितना है। The service is supplied by an outside company as required। बोल रहा है कि ये सर्विस जो है सप्लाई कौन कर रहा है, आउटसाइड कंपनी एज रिक्वायर्ड। ये सर्विस जो है एक आउटसाइड कंपनी है जो कि इनको मतलब हेल्प कर रही है। द होल्डिंग कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन रेंटेड स्टोरेज स्पेस। अब ये प्रोडक्शन करने के लिए इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्शन करने के बाद स्टोर करके रखने के लिए जिस स्पेस में ये स्टोर कर रहे हैं वो रेंटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टोर कुछ भी अगर इनको स्टोर करना है तो वो रेंटेड स्पेस जो स्टोरेज स्पेस है वहीं पर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इनका जो होल्डिंग कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट है वो है रेंट का खर्चा। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वहां पर कैरिंग कॉस्ट निकल के आया था इंटरेस्ट का, वैसे ही यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट या फिर होल्डिंग कॉस्ट जो भी बोलो ये है रेंट का, जो है 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम। ठीक है, तो हम लोग को पता है कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैरिंग कॉस्ट होता है पर यूनिट पर एनम बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट क्या है, स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर क्यों है, क्योंकि ये जो है एक स्पेस के रेंट का बात कर रहा है, और रेंट हमेशा कैसे होता है, रेंट हमेशा स्क्वायर मीटर पे ही होता है। तो हमें ये स्क्वायर मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया, पर यूनिट के जगह स्क्वायर मीटर है, मतलब यूनिट हमारा स्क्वायर मीटर है और ये पर एनम है। ईच स्क्वायर मीटर कैन होल्ड 250 लीटर सूटेबल स्टैक। बोल रहा है कि हर एक स्क्वायर मीटर पे कितना लीटर का जो है वो पेंट का कंटेनर रखा जा सकता है, 250 लीटर का। ठीक है, अच्छा ये सब तो इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब आगे देखते हैं कैलकुलेट करने क्या बोला है। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर ईयर वेयर बैचेस में रन फ्रॉम 4000 टू 10,000 लीटर। बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट बताओ। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है सेटअप कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी बैच में प्रोडक्शन करेंगे तो हम लोग का ये दो कॉस्ट इनकर्ड होता है। हम लोग को बोल रहा है टोटल कॉस्ट पर ईयर कैलकुलेट करके बताओ, जहां पर कैसे बैचेस में प्रोड्यूस करने का सोच रखा है। बैचेस का रेंज है 4000 से लेके 10,000 लीटर तक का, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 1000 लीटर होना चाहिए। ठीक है, अब मल्टीपल का मतलब पता है, मल्टीपल का मतलब है जो भी बैच हम लोग डिसाइड करेंगे वो डिविजिबल बाय 1000 होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल बाय 1000 होना चाहिए, इसी को बोलते हैं मल्टीपल। तो 1000 लीटर का मल्टीपल में प्रोडक्शन करना है, रेंज 4000 से 10,000 बैचेस का है। हेंस चूज द प्रोडक्शन बैच साइज विच विल मिनिमाइज द कॉस्ट। तो ये बताओ कि 4000 से लेके 10,000 के मिडिल में ऐसा कौन सा बैच साइज है जो कि हमें मिनिमाइज करेगा हमारे कॉस्ट को, मतलब कहां पर सेटिंग अप कॉस्ट इक्वल टू जो है कैरिंग कॉस्ट होगा वही हम लोग का मिनिमम होगा। मतलब ईबीक्यू ढूंढना है, ईबीक्यू इज द बैच साइज विच प्रोड्यूस गुड्स इन मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो हमें ईबीक्यू कैलकुलेट करना है, तो प्रोडक्शन बैच साइज विच विल मिनिमाइज द कॉस्ट, ये हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए बोला है। उसके बाद सेकेंड वाला चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सेकेंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पहले समझ लो। पहले क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर हम लोग 4000 से लेके 10,000 लीटर का बैच साइज रखते हैं तो
टोटल कॉस्ट पर ईयर कितना होगा और हम लोग का मिनिमम बैच साइज, मिनिमम कॉस्ट देगा ऐसा बैच साइज कौन सा होगा, यानी इसमें से ईबीक्यू कौन सा होगा। अब क्या हम लोग 4000, 4001, 4002 ऐसे करके बैच साइज डिसाइड करें? नहीं, नहीं करना पड़ेगा, तब तो पागल हो जाएंगे। 4000, 4001, 4002 से करके अगर 10,000 तक हम लोग बैच साइज डिसाइड करने जाएंगे तो ये तो काफी टाइम लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया बैच साइज कैसे लेना है, जो मल्टीपल ऑफ 1000 हो, ठीक है। तो 4000 के बाद मल्टीपल ऑफ 1000 5000 ही होगा, क्योंकि 4000 से लेके 5000 के बीच में जो भी नंबर आता है, लाइक 4001, 4002, 4003, 4004, एक भी डिविजिबल बाई 1000 नहीं है, यानी हम लोग का बैच साइज इस रेंज में आ जाएगा 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और एट लास्ट 10,000, ठीक है। तो ये बैच साइज में हमें देखना पड़ेगा कौन सा जो है हम लोग का ईबीक्यू होगा, यही हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। यहां पर लिख दिया मैंने प्रोडक्शन साइज और बैच साइज। यहां लिखते हैं सेटअप कॉस्ट पर बैच, और यहां लिखेंगे होल्डिंग या फिर कैरिंग, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और यहां पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट। अच्छा, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं वो भी लिख लेते हैं ऊपर। कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं टोटल कॉस्ट पर ईयर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पर ईयर, हर साल टोटल कॉस्ट कितना आएगा, वेयर बैचेस में रेंज फ्रॉम, वेयर बैचेस में रेंज फ्रॉम 4000 टू 10,000 लीटर in multiple of 1000, in multiple of 1000 लीटर, ठीक है। ये तुम लोग क्वेश्चन जैसा रहेगा ना वैसे देख के अपने हिसाब से लैंग्वेज जो है डिसाइड कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे कि 4000 से लेके 10,000 लीटर बैच साइज में अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 1000 होना चाहिए, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो बैच साइज हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, बैच साइज हम लोग का आ जाएगा पहला 4000, ठीक है, 4000 लीटर। उसके बाद आ जाएगा 5000, 6000, 7,000, 8,000, 9,000 और 10,000, ठीक है। ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कितने कितने बैच साइज पे हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो हम लोग को निकालना है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट का मतलब हो जाएगा सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो हम लोग पहले सेटअप कॉस्ट का कॉलम बना लिए, फिर कैरिंग कॉस्ट, वो आगे पीछे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेटअप कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सेटअप। देखो सेटअप कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सेटअप इंटू सेटअप कॉस्ट पर एनम। तो सेटअप कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, सेटअप कॉस्ट हम लोग पर बैच हमें दिया हुआ है, सेटअप कॉस्ट पर बैच है 100 पर सेटअप, ये लिख लेते हैं सेटअप कॉस्ट पर बैच एट द रेट ऑफ 100 पर बैच, ये हमें गिवन है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि टोटल सेटअप कॉस्ट कितना होगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से। देखो यहाँ पर लिखेंगे एनुअल डिमांड सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय बैच साइज, ठीक है, डिवाइडेड बाय बैच साइज इनटू सेटअप कॉस्ट पर बैच, ठीक है, सेटअप कॉस्ट पर बैच ऐसे ही निकालना पड़ेगा ना। ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कैसे निकालना है, यही वाला चीज लिखा है, ये देखो
सेटअप कॉस्ट यही वाला लिखा है हम लोगों ने, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच इनटू सेटअप कॉस्ट। तो यहाँ पर कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग को कितना प्रोडक्शन करना है पर ईयर बेसिस पे, यहाँ दिया हुआ था देखो 50,000 लीटर प्रोड्यूस करना है, ठीक है। 50,000 लीटर एनुअल डिमांड है और पहले बार हम लोगों ने सोचा है कि 4,000 लीटर करके प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय 4,000 करने से हमें क्या पता चला कि 50,000 लीटर टोटल प्रोड्यूस करना है, और एट ए टाइम अगर 4,000 लीटर प्रोड्यूस करेंगे तो कितना बार हमें जो है मशीन का सेटअप का रिक्वायरमेंट होगा। 50,000 लीटर प्रोड्यूस करना है, अगर एट ए टाइम 4,000 लीटर प्रोड्यूस करना है तो 12.5 टाइम्स जो है हमें प्रोडक्शन जो है रन करवाना पड़ेगा। और सेटिंग अप कॉस्ट बोल रखा है 100, जैसे ही नेक्स्ट सेटअप होगा तो हमें फिर से 100 रुपीज का खर्चा करना पड़ेगा इनटू 100, तो ये हम लोग का हो गया 1250। ये हो गया 1250 टोटल सेटअप कॉस्ट। अब होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, होल्डिंग कॉस्ट का मतलब हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, होल्डिंग कॉस्ट का मतलब हाफ इनटू बैच साइज जो कि ईबीक्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमें नहीं पता कौन सा ईबीक्यू है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये बैच साइज में से कोई भी एक ईबीक्यू हो सकता है, वही ईबीक्यू होगा जो हमें सबसे कम कॉस्ट जो है इनकट करवाएगा, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। हाँ, यहाँ पर बैच साइज कितना है 4,000, अब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना होगा, यहाँ पर दिया हुआ था। होल्डिंग कॉस्ट है, ये देखो होल्डिंग कॉस्ट बोल रखा है 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम, और टोटल 250 जो है हम लोग को 250 लीटर जो है वो एक एक स्क्वायर मीटर में होल्ड करने के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग एक काम करते हैं, होल्डिंग कॉस्ट को हम वर्किंग नोट में एक बार निकाल लेते हैं। तो कहाँ निकाले, यहाँ निकालते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं होल्डिंग कॉस्ट का। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, देखो कितना होगा, यहाँ पर 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम बोला है, 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम बोला है, और यहाँ पर 250 जो है 250 लीटर जो है एक स्क्वायर मीटर के लिए सही है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं एक मिनट। यहाँ पर द होल्डिंग कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन रेंटेड स्टोरेज स्पेस विच कॉस्ट 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम, ईच स्क्वायर मीटर कैन होल्ड। अच्छा, एक स्क्वायर मीटर अगर 250 लीटर होल्ड कर सकता है तो फिर हम लोग का कितना हो जाएगा होल्डिंग कॉस्ट। तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 50 डिवाइडेड बाई, ये देखो रुपीज 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम डिवाइडेड बाई 250 स्क्वायर मीटर, तो ये आ रहा है 0.20। अच्छा, ये डिवाइड क्यों हुआ वो भी बता देते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि 250 ये क्या है, 250 लीटर है, ठीक है, 250 लीटर। तो 250 लीटर को स्टोर करने के लिए एक स्क्वायर मीटर जगह का जरूरत होगा। 250 लीटर फिनिश गुड्स को स्टोर करने के लिए 1 स्क्वायर मीटर जगह का जरूरत होगा, ठीक है। और इसका मतलब 250 लीटर को स्टोर करने के लिए हम लोग का कॉस्ट इनकट हो जाएगा ₹50। क्यों, क्योंकि पर स्क्वायर पर मीटर का कैरिंग कॉस्ट है 50 रुपीज, ठीक है। तो 1 लीटर को स्टोर करने के लिए हम लोग का खर्चा होगा ₹50 बाई 250 लीटर। हम फिर से बताते हैं, हम लोग को कैरिंग कॉस्ट निकालना है, पर स्क्वायर मीटर पे दे रखा है, पर स्क्वायर मीटर पर एनम। अब मैंने बोला था ना कैरिंग कॉस्ट हम लोगों का प्रोडक्शन कॉस्ट पे होगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग को बोल रखा है कि एक स्क्वायर मीटर जगह पे, एक्चुअली ये किस चीज का है, रेंटेड जो है स्पेस का है। तो एक स्क्वायर मीटर जगह पे 250
250 लीटर जो है फिनिश गुड्स आ सकता है, और 1 स्क्वायर मीटर जगह का खर्चा आ रहा है 50 रुपीज। इसका मतलब हम लोगों को तो पर यूनिट का निकालना है, मतलब 1 यूनिट का निकालना है। ये जो है ये हम लोग का 250 लीटर का खर्चा आ रखा है। क्यों? क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर जगह पे 1 स्क्वायर मीटर यानी कि पर स्क्वायर मीटर जगह पे 250 लीटर जो है फिनिश गुड्स आ सकता है। तो फिर 1 लीटर फिनिश गुड्स को रखने का खर्चा कितना हो जाएगा? 50/250, क्योंकि हमें होल्डिंग कॉस्ट कैसे चाहिए? पर यूनिट का चाहिए। तो पर यूनिट, ये 50 पर यूनिट जरूर लिखा हुआ है पर स्क्वायर मीटर, लेकिन ये पर यूनिट का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा बता रहा है, और 1 स्क्वायर मीटर में 250 लीटर आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग का जो फिनिश गुड्स है उसका यूनिट तो लीटर में है, ठीक है, उसका यूनिट तो लीटर में है। मतलब हम लोग का आंसर होना चाहिए समथिंग रुपीज पर लीटर पर एनम होना चाहिए। लेकिन ये क्या है? पर स्क्वायर मीटर है। ये तो हमें बता रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर जगह का खर्चा कितना आता है। 1 स्क्वायर मीटर जगह का खर्चा आता है 50 रुपीज। जैसे अगर कभी रेंट लोगे तो रेंट, जैसे मान लो 1000 स्क्वायर फीट का घर है, ठीक है, तो उसका मतलब मान लो रेंट है 12,000, ठीक है। तो हम लोग ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पर स्क्वायर मीटर का रेंट कितना हो गया? 12 रुपीज करके। ये देखो 1000 स्क्वायर मीटर का एक घर है, ठीक है, और उसका रेंट बोल रहा है हम लोग को जो है 12,000, यानी 12 स्क्वायर मीटर करके माना जा रहा है। तो अगर कभी भी फ्लैट खरीदते हो, घर खरीदते हो, जगह जमीन खरीदते हो, तो वो स्क्वायर मीटर के तरह ही उसका कैलकुलेशन होता है। तो ये पेंट प्रोडक्ट है तो लीटर में हो रहा है। तो हम लोग को तो कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए, पर यूनिट हम लोग का लीटर होना चाहिए, लेकिन ये तो लीटर में आंसर है नहीं। लेकिन जब हम लोग रुपीज ये वाला निकाल रहे हैं तो देखो ये हम लोग का आंसर कैसे आ रहा है। ये हम लोग का आंसर आ जा रहा है, ये हम लोग का आंसर आएगा 0.20 पर लीटर पर एनम, ठीक है, पर लीटर पर एनम। और ये क्या है? 250 लीटर, 250 लीटर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। 1 स्क्वायर मीटर में 250 लीटर फिनिश गुड्स आ सकता है। ये देखो स्क्वायर मीटर कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया? पर लीटर पर एनम, पर लीटर पर एनम, ये कैंसिल आउट हो गया। तो होल्डिंग कॉस्ट को इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली रुपीज 50 लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट हमेशा आता है पर यूनिट पर एनम पे। पर यूनिट किस चीज का? जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसका यूनिट लीटर में है, तो हमें आंसर पर लीटर पर एनम में चाहिए। तो ये देखो ये नहीं हो रहा है डायरेक्टली, इसीलिए क्योंकि ये जो है 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट बता रहा है ईयरली, ठीक है, और ये जो है ये हम लोग को बता रहा है 1 स्क्वायर मीटर में कितना लीटर फिनिश गुड्स हम लोग कंटेन करवा सकते हैं। 250 लीटर जो है स्पेस ऑक्युपाइड होगा अगर हम लोग 1 स्क्वायर मीटर जगह में अगर हम लोग फिनिश गुड्स रखना चाहे तो 250 लीटर रख सकते हैं। यानी कि 250 लीटर रखने के लिए 1 स्क्वायर मीटर जगह का ऑक्यूपेंसी होगा, जिसका कॉस्ट आ जाएगा 50 रुपीज ईयरली, क्योंकि यहाँ बोला है कि स्क्वायर मीटर पर एनम बोल के। तो यहाँ पर रुपीज 0.20 आ गया। अब इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कितना आंसर आता है। ये हो गया 2000 इंटू 0.2 मतलब 400 रुपीज। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये वाला, अगर हम लोग 5000 बैच साइज यूज करते हैं तो हम लोग का सेटअप कॉस्ट कितना होगा? तो एनुअल डिमांड तो फिक्स्ड है, वो थोड़ी ना चेंज हो रहा है। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि कैसे प्रोड्यूस करें ताकि हम लोग का चीपेस्ट हो। तो 50,000 लीटर डिमांड फुलफिल करना है। अब सोच रहे हैं कि 5000 लीटर करके अगर हम लोग एक एक बैच में प्रोड्यूस करेंगे तो सेटअप कॉस्ट कितना होगा? सेटअप कॉस्ट हम लोगों का हो जाएगा इंटू 100 करने से पता चलेगा। तो कितना बार सेटअप करना पड़ेगा? 10 टाइम्स 10 इंटू 100, ये डिवाइड करने से 10 होता है ना, तो 10 इंटू 100 कितना हो गया? 1000 रुपीज का खर्चा होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे तो हाफ इंटू क्या होल्ड करना पड़ेगा? 5000 लीटर पर बैच इंटू होल्डिंग कॉस्ट 0.20, तो ये कितना आ जाएगा? ये हम लोग का 2 से ये 0.1 हो गया, 0.10 मतलब 5000 का 10%, यानी कि 500। तुम लोग पूरा कैलकुलेट करके देखो 500 ही आएगा। अच्छा, अब हम लोग सोच रहे हैं अगर हम लोग 6000 लीटर प्रोड्यूस करें। अच्छा, ऐसा हम लोग क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमें रेंज दे दिया है कि 4000 से लेकर 10,000 लीटर के अंदर का रेंज हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉस्ट हमारा सबसे चीपेस्ट होगा। अब यहाँ भी वही 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, लेकिन अगर हम लोग 6000 लीटर करके अगर हम लोग एक बार में प्रोड्यूस करें तो सेटअप कॉस्ट कितना होगा? देखते हैं कितना होगा। 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6000, तो ये पॉइंट में आ जा रहा है 833, ठीक है।
तो 833.33 है, मैंने वो इग्नोर कर दिया। हाफ इंटू 6,000 इंटू 0.20, तो ये हो जाएगा 600 रुपीज। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, 7,000 लीटर करके अगर प्रोडक्शन करें, 50,000 लीटर का डिमांड है, अगर 7,000 लीटर करके प्रोड्यूस करेंगे तो कितना बार सेटअप करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करने से ही पता चलेगा, इंटू ₹100। देखते हैं कितना आएगा। अच्छा ये भी पॉइंट में आ रहा है, 714.2, 714। अच्छा अब ये वाला कॉस्ट देखते हैं। 700 हो जाएगा। अच्छा 50,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100, 625। हाफ इंटू जो बैच साइज डिसाइड किया गया है 0.20, यानी कि 800 रुपीज। और ये लास्ट 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100। अच्छा ये हो जाएगा हम लोग का 500। अच्छा मैंने 9,000 वाला शायद नहीं निकाला ना, ये 9,000 होना चाहिए। अच्छा मेरा जगह थोड़ा सा, ये 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, ये 8,000, यहाँ 9,000 वाला आना चाहिए। ठीक है, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको कर लेते हैं 9,000 और ये नीचे 10,000 कर लेंगे। 9,000 का हम लोग का आ रहा है यहाँ पर 555। ठीक है 555, 0.5 है, इसको 6 कर लेते हैं, और हाफ इंटू 9,000 इंटू 0.20, यानी कि 900। अच्छा यहाँ पर 10,000 डिवाइडेड बाई, सॉरी 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 50,000 टोटल डिमांड डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 500। और यहाँ पर हाफ इंटू 10,000 इंटू 0.20, यानी कि 1,000 आ रहा है। ठीक है 1,000 आ रहा है। अब हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं। देखो टोटल कॉस्ट, दोनों का टोटल करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट का मतलब सेटअप कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो देखते हैं इसमें कितना हो गया, 400 और 1250, यानी कि 1650। अच्छा 1,000 और 500, 1,500, 833 और 600, तो 8 9 10 11 12 13 14, 1433। 700 और 714, 14 आ रहा है। ठीक है 800 और ये 625, 1425 हो जाएगा। अच्छा 9 और ये 556, मतलब ये हो गया 1456, और 1000 ये हो गया 1500। अच्छा सबसे मिनिमम जो है वही हमें देखना पड़ेगा। देखो बोला है कि टोटल कॉस्ट पर ईयर वेयर बैचेस में रेंज फ्रॉम 4,000 टू 10,000 लीटर मल्टीपल ऑफ 1,000, हेंस चूज द प्रोडक्शन बैच साइज विच विल मिनिमाइज द कॉस्ट। तो मिनिमाइज कौन सा हो रहा है, ये 1650 है, 1500, ये उससे भी कम, ये 1414, 1425, 1456, 1500, सबसे मिनिमम यही वाला है। ठीक है सबसे मिनिमम ये वाला है। ये हम लोगों ने ऑब्जर्व करके देख लिया कि सबसे मिनिमम यही वाला है, लेकिन हम लोग को पता है मिनिमम वही होगा जहां पर सेटअप और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगा। क्या क्या यहाँ पर सेटअप और कैरिंग कॉस्ट इक्वल है? यहाँ सेटअप कॉस्ट 714 है, यहाँ 700 है, इक्वल तो नहीं है, फिर मिनिमम कैसे आया? एक्चुअली ये ना इक्वली है, वो हम लोग का अप्रोक्सीमेशन के वजह से ऐसा आंसर आ रहा है। मतलब हम समझाते हैं, यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया ना 714, क्यों आ गया पता है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है। ये देखो 50,000 डिवाइडेड बाई 7,000 करने से कितना आंसर आता है, वो ना पॉइंट में आ जाता है। देखो यहाँ पर फिर से एक बार करते हैं,
ये देखो 50,000 डिवाइडेड बाय 7,000 हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। 50,000 डिवाइडेड बाय 7,000 करने पे आंसर आता है 7.14। ठीक है, तो यहाँ पर 7.14 आया और मैंने डायरेक्टली इस पे 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो 714 आया। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसा करते हैं, इसको 7 टाइम्स ले लेते हैं, मेरा बात समझने का कोशिश करो कि ये क्या निकल के आ रहा है कि कितने बार जो है हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो 7, ये मैंने क्या किया, ये पूरा कैलकुलेशन मैंने डायरेक्टली किया, ये इंटू 100 कर दिया तो मेरा 714 आ गया। लेकिन अगर हम इस पार्ट को इंडिविजुअली हर एक जगह पे कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आंसर में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। कैसे? अगर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितने सारे जो है सेटअप करने पड़ेंगे, जैसे ये वाला, ये तो डिविजिबल है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब 50,000 डिवाइडेड बाय 4,000, हम थोड़ा कैलकुलेटर पे करते हैं, तुम लोग भी करके देखो कितना आता है। इसमें आता है 12.5। ठीक है, 12.5 टाइम्स इंटू 100 करने पे हम लोग का आ जाता है 1250। अच्छा, इस पे तो 10 टाइम्स हो जा रहा है क्योंकि ये फुल्ली डिविजिबल है 5,000 जो है 50,000 से। अब यहाँ पर 7.14 आ रहा है, इसमें अगर हम 1.14 को इग्नोर करके ओनली 7 ले लेते हैं तो 7 इंटू 100, लेकिन 700 ही आएगा। तो ये जस्ट अप्रोक्सीमेशन इसका रीजन है कि हम लोग का सेटिंग अप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में 14 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, नहीं तो ये नहीं आएगा, ये इसीलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन पैटर्न। अगर हम लोग कैलकुलेशन को इंडिविजुअली करते हैं, मतलब ये वाला आंसर इंडिविजुअली निकाल के करना चाहते हैं, तो हम लोग का ये दोनों इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा हुआ तो क्या हमें इक्वल करके दिखाना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है। हमें बोला है मिनिमम जो है वो बता दो, तो मिनिमम टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ रहा है। मतलब हमें अगर एक एक बैच में 7,000 लीटर करके प्रोड्यूस करेंगे तो ही हमें चीपेस्ट आएगा, अदरवाइज किसी भी जगह पे चीपेस्ट नहीं आ रहा है, तुम लोग देख सकते हो। और एक चीज भी देखो, ये जब ज्यादा है तो ये कम हो रहा है, ये कम हुआ, ये देखो यहाँ पर एक चीज देखो, जैसे हम लोगों ने पर बैच का क्वांटिटी बढ़ा दिया, हम लोग पहले सोचे 4,000 लीटर करके प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग का सेटअप ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि अगर हम लोग 4,000 लीटर करके प्रोड्यूस करेंगे तो सेटअप होगा 12.5। अगर हम लोग 5,000 लीटर करके प्रोड्यूस करेंगे तो सेटअप करना पड़ेगा 10 टाइम्स, कम हो गया। सेटअप जैसे जैसे कम होते जाएगा हम लोग का सेटअप कॉस्ट भी देखो कम होता गया। ठीक है, और सेटअप कॉस्ट कम होने से कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा। ये देखो ये इंक्रीज होता जा रहा है, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। जिस कंसेप्ट में मैंने पूरे इस मतलब इसका कंसेप्ट मैंने जैसे समझाया था जिस पैटर्न में, वही चीज यहाँ पर हमें इंडिविजुअली देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे हम लोगों ने अपना बैच में जो है क्वांटिटी बढ़ा दिया इन टर्म्स ऑफ लीटर, ठीक है, हम लोग का सेटअप कॉस्ट कम होता गया, क्योंकि अगर एक बार में ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो बार बार सेटअप करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो सेटअप कॉस्ट देखो गिरता जा रहा है, कम होते जा रहा है, डिक्रीजिंग मोड में है, क्योंकि सेटअप डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा। देखो कैरिंग कॉस्ट जो है इंक्रीजिंग है, 400 फिर 500 ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा, वही हमें ढूंढना है जहां पर हम लोग का सेटअप और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगा। ये 14 का मैंने कंसेप्ट समझा दिया। इसका मतलब अगर हम लोग एट ए टाइम 7,000 लीटर करके प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग का मिनिमम कॉस्ट होगा। अगर हम लोग ये चीज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम लोग का कॉस्ट ज्यादा हो सकता है। अगर हम लोग सोचेंगे कि भाई हम लोग 10,000 लीटर एक ही बार में प्रोड्यूस कर रहे थे तो 5 बार में प्रोडक्शन करेंगे, काम खत्म, लेकिन कॉस्ट कितना आ रहा है टोटल में 1,500, लॉस हो गया ना। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है हमेशा ईबीक्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यही हम लोग का इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकल के आया, चीपेस्ट बैच क्वांटिटी 7,000 जो है वो हमें मिनिमम कॉस्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इस पे हम लोग आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि मिनिमम टोटल कॉस्ट इज ₹1414, दैट इज 7,000 लीटर पर बैच। अगर एक एक बैच में 7,000 लीटर करके प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा मिनिमम आएगा। ठीक है, फिर यहां पर बोल रहा है use the economic batch size formula to calculate the batch size which will minimize the total cost। बोल रहा है कि EBQ का फॉर्मूला यूज करके EBQ कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, चलो EBQ का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब सेकेंड बोल रहा है EBQ का फॉर्मूला यूज करके EBQ कैलकुलेट करके बताओ। तो 2 इंटू ए इंटू एस डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा,
एनुअल डिमांड तो एज इट इज है 50,000, सेटिंग अप कॉस्ट है 100 और कैरिंग कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पर निकाल भी लिया था, ये देखो 0.20। देखते हैं कितना आता है। 2 into 50,000 into 100 डिवाइडेड बाय 0.2, तो इस पे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। 7071 आ रहा है, ठीक है। 7071 लीटर पर बैच, ठीक है। अगर हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आ रहा है यहाँ पर, मतलब ये और भी ज्यादा एग्जैक्ट होगा। देखो ये 7000 है बोल के ना हम लोग का ये 714 और 1414 ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ 7000। अगर हम लोग 7071 लीटर पे प्रोडक्शन करेंगे ना तो एग्जैक्ट सेम आंसर आ सकता है। एक बार चाहो तो चेक करके देख सकते हो, बोला नहीं है चेक करने के लिए, लेकिन देखो ना ये तुम लोग के दिमाग में तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है ना कि हम लोग का यहाँ ईबी क्यों दिख रहा है 7000, यहाँ ईबी क्यों दिख रहा है 7071, ऐसा क्यों हुआ, ये अप्रोक्सीमेशन क्यों हुआ वो तो मैंने समझा दिया, बट यहाँ पर क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली देखो मुझे लगता है जितना कि 7071 पे अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो मुझे लगता है आंसर जो है सेम आ जाएगा। देखते हैं कैरिंग कॉस्ट में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू यहाँ पर 7071 इंटू 0.20, चेक करके देखते कितना होता है। 7071 इंटू 0.1, ये डिवाइड करने से 0.1 हो जाएगा, तो 707.1 और सेटिंग अप कॉस्ट देखते हैं 50,000 डिवाइडेड बाई 7071 इंटू 100, देखते हैं कितना आता है। वैसे अप्रोक्सीमेशन आएगा क्योंकि डिजिट वगैरह पॉइंट में आ रहा है, ये भी पॉइंट में आया हुआ है ना, मैंने तो राउंड ऑफ कर लिया। 707 आ गया, देखो 707.1। तो ये देखो इससे क्या प्रूव हुआ पता है, इससे ये प्रूव हुआ कि 7000 तो ऑप्टिमम बैच क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है, लेकिन 7071 में अगर प्रोडक्शन करेंगे वो उससे भी ज्यादा एक्यूरेट होगा। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, अब यहाँ हमें बोला था मल्टीपल ऑफ 1000 ही हमें बैच क्वांटिटी लेना है, इसीलिए हम लोगों ने इसका आंसर इस तरीके से निकाला। यहाँ हमें मल्टीपल ऑफ 1000 बोला था ना, इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेट किया है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 700 7.1 700 7.1, वही मुझे चेक करना था, तुम लोग को भी दिखा दिया। देखो अगर हम लोग ये वाला करते हैं ना तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आता है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 71 लीटर का कम हो रहा है। वैसे वो अप्रोक्सीमेशन भी खत्म हो जाएगा अगर हम लोग उसमें इंडिविजुअली नंबर ऑफ सेटअप को काउंट करके कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एग्जाम में वैसा करना जरूरी नहीं है। हम लोग को बोला है कि मिनिमम बैच क्वांटिटी, मिनिमम कॉस्ट जो होगा वही वाला निकाल के दिखाओ। इसीलिए ना यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोबारा से ईबीक्यू हमें फॉर्मूला बेस्ड निकालने के लिए बोला है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को दोनों तरीके से चेक करना चाहिए, सिर्फ इस तरीके से चेक करने से उन्हें आंसर नहीं मिलेगा। अगर वो इस तरीके से चेक करेंगे तो उन्हें सबसे आसानी से आंसर मिल जाएगा 707 में। अच्छा, इसके बाद है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1, ये हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। देखो क्या बोला है, ये 2 भी हो गया था क्या, नहीं ये 2 नहीं हुआ था। रियो लिमिटेड अंडरटेक टू सप्लाई 1000 यूनिट ऑफ कंपोनेंट पर मंथ फॉर द मंथ ऑफ जैन फेब एंड मार्च। एवरी मंथ ए बैच ऑर्डर इज ओपनड अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आर बुक्ड एट एक्चुअल। ओवरहेड्स आर, नहीं ये कर लिया था शायद, हाँ ये हो गया था, एक मिनट, ये वाला हम लोगों ने कर लिया था मुझे लग रहा है। याद भी नहीं आ रहा, रुको एक मिनट देख लेते हैं। याद तो नहीं आ रहा है किया था कि नहीं। कौन कौन सा क्वेश्चन किया था, इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 2, इसके बाद किया मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और इलास्ट्रेशन 3, 1 2 3, और यहाँ पर इलास्ट्रेशन 4। अच्छा नहीं किया है, चलो। नहीं किया है, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है
कि रियो लिमिटेड अंडरटेक्स टू सप्लाई 1000 यूनिट ऑफ कंपोनेंट पर मंथ। इन्होंने एक जो है एग्रीमेंट कर लिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन से कि वो 1000 यूनिट कंपोनेंट पर मंथ सप्लाई करेंगे। कौन कौन सा मंथ में करना है? जैन, फेब और मार्च में। एवरी मंथ ए बैच ऑर्डर इज ओपन, हर मंथ एक बैच ऑर्डर जो है ये लेंगे, अगेंस्ट विच मेटेरियल लेबर कॉस्ट आर बुक्ड एट एक्चुअल। मतलब देखो, इन्होंने जो सप्लाई करने का जो है मतलब क्या बोलते हैं उसे, ऑर्डर ले लिया है 1000 यूनिट कंपोनेंट पर मंथ। इसके लिए ये हर मंथ बैच में प्रोडक्शन करेंगे, और जब भी एक बैच में प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे तब इनको क्या क्या खर्चा इनकट करना पड़ेगा। बैच में प्रोडक्शन करने का मतलब है कि ये लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें क्या क्या खर्चा लगेगा, मेटेरियल का, लेबर का, और ये सारे खर्चे ये एक्चुअल बेसिस पे इनकट करेंगे। ठीक है, एस्टिमेटेड बेसिस पे नहीं करेंगे, एक्चुअल बेसिस पे करेंगे। ओवरहेड्स आर लिवाइड एट रेट पर लेबर आवर, और ओवरहेड को इन्हें कैसे अप्लाई करना है? लेबर आवर बेसिस पे। तो ओवरहेड का बेसिस क्या है? लेबर आवर। द सेलिंग प्राइस इज कॉन्ट्रैक्टेड एट 15 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस इन्होंने कितना करके सोच रखा है? 15 पर यूनिट करके। From the following data, calculate the profit per unit of the each batch order and overall position of the order for 3000 unit. Actually ऐसा क्वेश्चन एक इलास्ट्रेशन में था, वो हम लोगों ने किया था, इसीलिए मुझे लगा कि हम लोगों ने ये वाला कर लिया होगा। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो बोल रहा है कैलकुलेट करना है प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड द ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 3000 यूनिट। देखो ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सेम किया था, ये देखो यहाँ पर ओवरऑल पोजीशन का क्वेश्चन यही वाला था शायद। ठीक है, ये वाला ओवरऑल पोजीशन, ये वाला सेम वही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा अलग अलग है। जैन, फेब, मार्च में बैच आउटपुट नंबर में बता दिया है कितना कितना बैच आउटपुट होगा, मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और यहाँ पर जो है लेबर कॉस्ट 2 पर आवर करके है वो भी बता दिया, ओवरहेड और टोटल लेबर आवर्स भी बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेट करके क्या देना है? हम लोग को कैलकुलेट करके देना है प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच ऑर्डर और ओवरऑल पोजीशन। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच। मतलब एक बैच में जितना भी प्रोडक्शन होगा वहां पर एक एक यूनिट का प्रॉफिट हम लोग को पता करना है। तो बैच कितना बार प्रोड्यूस होगा मंथ में? 3 टाइम्स, जैन, फेब और मार्च में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जैन, फेब और मार्च, और यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बैच आउटपुट। जैन में हमें कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है? बैच जैन में हमें बैच में 1250, 1500 और 1000, 1250, 1500 और 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 1000, 2000, 3000, 3750, इतना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, इसका सेल्स वैल्यू भी निकाल लेते हैं। क्यों सेल्स वैल्यू निकाल रहे? क्योंकि हम लोग को कॉस्ट निकाल लेंगे तो ही प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो प्रॉफिट या कॉस्ट जो भी निकालना है, सेल से कॉस्ट को लेस करोगे प्रॉफिट आएगा, या सेल से प्रॉफिट को लेस करोगे तो कॉस्ट आएगा। तो सेल्स वैल्यू हमारे पास रहेगा तो बेटर होगा। सेल्स वैल्यू निकाल लेते हैं, 15 पर यूनिट करके है, तो इतने यूनिट प्रोड्यूस होगा, तो 1250 इंटू 15। ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं एट द रेट ऑफ 15 कर लेते हैं। सेल्स वैल्यू यहाँ पर एट द रेट ऑफ 15 करके हमें लगाना है। ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, तो ये कैसे निकालेंगे? ए इंटू बी करके, ये हम लोग निकालेंगे ए इंटू बी करके। ठीक है, तो लिखना नहीं पड़ेगा बार बार। 1250 इंटू 15, 18750, ये रुपीज में आ रहा है आंसर। 1500 इंटू 15, 22,500, 1000 इंटू 15, 15,000। अब टोटल करेंगे, 56,250, 56,250, ये हम लोग का हो गया सेल्स वैल्यू। अच्छा, अब हमें लोग को निकालना क्या है? कॉस्ट पर यूनिट भी। तो यहाँ पर सी पॉइंट पे लिखेंगे कॉस्ट, कितना कॉस्ट है?
रुपीज में आएगा। कॉस्ट में क्या क्या है हम लोग के पास, मेटेरियल, लेबर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मेटेरियल है 6250, 9000, 5000। इसको थोड़ा ऊपर ही लिख लेते हैं, नहीं तो यहाँ जगह नहीं होगा, ठीक है। मेटेरियल लिख लेते हैं यहाँ पर ही। मेटेरियल में है हम लोग का 6250, 9000, 5000। 6250, 9000, 5000, तो 9000 और 5000, 14000 और 6250 मतलब 20,250 आ रहा है। अच्छा, मेटेरियल के बाद लेबर, लेबर कॉस्ट भी गिवन है 2500, 3000, 2000, 2500, 3000, 2000, 3000, 2000, 5000 और 2000, 7500 लेबर कॉस्ट आ गया। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा ओवरहेड। ये सब एक्चुअल बेसिस पे होगा, तो हम लोगों ने एक्चुअल डेटा लिख दिया, लेकिन ओवरहेड को कैसे देना है, लेबर आवर बेसिस पे हमें जो है प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो लेबर आवर हमें बता दिया है कि लेबर आवर जो है मतलब रुपीज में 1 आवर काम करने से कितना रुपीज दिया जाता है लेबर को, 2 पर लेबर आवर। तो देखो सबसे पहले हम लोग को यहाँ बना लेना चाहिए वर्किंग नोट। यहाँ पर बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ओवरहेड कैसे निकालना है, ओवरहेड रिकवरी रेट होना चाहिए, ऐसे समझते हैं। देखो ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे होगा, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोग निकालेंगे। कब का निकालेंगे, जैन का, फेब का और मार्च का, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हमें लेबर आवर चाहिए एज वेल एज टोटल ओवरहेड चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ओवरहेड बता दिया है 12,000 और यहाँ पर 9,000 और 15,000, और ये लेबर आवर बता दिया है 4,000, 4,500, 5,000, ठीक है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं ओवरहेड रेट पर आवर, ठीक है। 1 आवर में कितना ओवरहेड का पेमेंट होता है, तो 12,000 पूरे जैन में ओवरहेड का पेमेंट हुआ है, और ये पेमेंट हुआ है 4,000 आवर्स काम करने के लिए, ठीक है। 4,000 आवर्स काम करने के लिए ये पेमेंट हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग का रेट पर आवर कितना आ गया, ₹3 पर आवर, ठीक है। सेम तरीके से फेब का भी निकालेंगे। 9,000 रुपीज का पेमेंट हुआ है ओवरहेड का, और 4,500 आवर्स काम हुआ है, तो ओवरहेड का रेट कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये ₹2 होगा, ₹2 पर आवर। सिमिलर तरीके से मार्च का भी कैलकुलेट करेंगे, 15,000 रुपीज का ओवरहेड का एक्सपेंस हुआ है फॉर 5,000 आवर्स काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ₹3 पर आवर करके पेमेंट दिया गया। ये ओवरहेड का रेट हम लोग का पर आवर बेसिस पे, लेकिन हम लोग को ओवरहेड का रेट निकालना पड़ेगा लेबर आवर बेसिस पे। ये है सिर्फ आवर बेसिस पे, लेकिन इसको हमें लेबर आवर में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा लेबर आवर कितना था, ठीक है। लेबर आवर कितना था, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर टोटल इतना आवर्स काम हुआ है, तो ये तो लेबर आवर्स ही है, दे दिया है, लेकिन ये जो पेमेंट हुआ है हम लोग का 4,000, ये 4,000 आवर्स जो है लेबर आवर्स दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट भी यहाँ पर हमें अगर देखें तो लेबर का कॉस्ट देखो कितना दिया हुआ है, 2,500 रुपीज। हम लोग को बोला है कि ओवरहेड, ये जो मेटेरियल है, ये देखो मेटेरियल और लेबर को हमें एक्चुअल बेसिस पे कैलकुलेट करना है, जबकि ओवरहेड को हमें कैलकुलेट करना है रेट पर लेबर आवर बेसिस पे, ठीक है। तो रेट पर लेबर आवर बेसिस पे कैलकुलेट करना है। अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा कि लेबर आवर कितना है, तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं लेबर आवर कितना है। तो लेबर को कितना पेमेंट किए हैं, 2,500 रुपीज, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है, दैट इज द लेबर कॉस्ट। यहाँ पर लेबर कॉस्ट कितना पेमेंट हुआ है, 3,000, और यहाँ पर देखो लेबर कॉस्ट कितना पेमेंट हुआ है, 2,000, ठीक है।
ये सब लेबर कॉस्ट है। लेबर को कैसे पेमेंट किया जाता है यहाँ पर बता दिया है, लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ 2 पर आवर। तो 1 आवर काम करने से ₹2 दिया जाएगा, और अगर लेबर ने इतने इतने पेमेंट रिसीव किए हैं तो उन्होंने कितना टाइम काम किया होगा। मेरा बात समझो, क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर 1 आवर लेबर काम करता है तो उसे ₹2 मिलता है। अगर किसी मंथ में हम लोगों ने लेबर को इतना पेमेंट दे रखा है तो उन्होंने कितने टाइम काम किया होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ₹2 दिया जाता है फॉर 1 आवर, ठीक है। तो ₹1 दिया जाएगा 1/2 आवर के लिए, तो ₹2500 दिया गया है कितने टाइम काम करने के लिए, इंटू 2500, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा। तो ये देखो हम लोग यहाँ पर ₹2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लेबर आवर कितना है। हर जगह पे हमें ₹2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ₹2 पर आवर। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाता है देखते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1250 आवर्स, मतलब लेबर ने इतने आवर्स काम किए हैं। ये हो गया 1500 आवर्स काम किया है लेबर ने, और ये हो गया 1000 आवर्स काम किया है लेबर ने, ठीक है। अब हमें क्या निकाल के देना है, अब हमें ओवरहेड पर बैच निकालना है, ओवरहेड पर बैच, यही तो अल्टीमेटली हमें निकालना है। ये देखो ना, ओवरहेड पर बैच निकालना है, बैच है मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो ओवरहेड पर बैच निकालेंगे, कैसे करके ओवरहेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल ओवरहेड हम लोग का हो जाएगा लेबर आवर इनटू रिकवरी रेट, ठीक है। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करना है बैच का। तो मैंने तो ये फॉर्मूला बताया जो हम लोग ओवरहेड चैप्टर में पढ़े थे कि रिकवरी रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी टोटल ओवरहेड होगा डिवाइडेड बाय लेबर आवर, ठीक है। लेबर आवर यहाँ पर जो दिया है उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा। अगर हमें टोटल ओवरहेड ही निकालना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या निकालने वाले, ओवरहेड निकालने वाले हैं, तो लेबर आवर इनटू ओवरहेड रिकवरी रेट। तो लेबर आवर तो मिल गया, कितना है 1250, मतलब इसका हम बोल रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, हमें तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो टोटल ओवरहेड इक्वल टू ओवरहेड रिकवरी रेट इनटू लेबर आवर, ठीक है। तो लेबर आवर तो हमें पता है 1250 है, इनटू ओवरहेड रिकवरी रेट, लेबर आवर 1500 इनटू ओवरहेड रिकवरी रेट, लेबर आवर 1000 इनटू ओवरहेड रिकवरी रेट। ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे पता चलेगा, देखो ओवरहेड का जो पेमेंट था वो कितना था, ओवरहेड का पेमेंट देखो इतना था, ठीक है, ओवरहेड का पेमेंट इतना था। अब ये पेमेंट कैसे हुआ है, ये लेबर आवर बेसिस पे, तो इसी से मैंने इसको डिवाइड करके यहाँ पर रिकवरी रेट निकाल लिया है। देखो इसके साइड में ही ये दिया हुआ है ना, ओवरहेड टोटल लेबर आवर्स बेसिस पे पे हुआ है। तो 12,000 पे हुआ है 4,000 आवर्स काम करने के लिए, तो डिवाइड करने से ओवरहेड रिकवरी रेट जो ऑलरेडी अप्लाई किया गया है उसके बेसिस पे इतना हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मिल गया है ओवरहेड रिकवरी रेट दैट इज 3, इसमें 2 और इसमें ₹3, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 3750, ये हो गया 3000, और ये भी हो गया 3000, ठीक है। तो ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओवरहेड रिकवरी रेट हम लोग निकाल लिए, रिकवरी रेट मतलब जिस तरीके से ओवरहेड दिया गया है ऑलरेडी अप्लाइड है ना, तो हमें तो और अलग से अप्लाई करने के लिए बोला है कि टोटल ओवरहेड लगाओ लेबर आवर बेसिस पे, इसीलिए हम लोग लेबर आवर बेसिस पे लगा रहे हैं, जो हम लोग का लेबर आवर है। यहाँ पर ओवरहेड ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ये लेबर आवर्स बेसिस पे है, और ये हम लोग का ये मतलब दूसरा लेबर आवर है, ठीक है। ये टोटल लेबर आवर जो है 4000, और ये जो लेबर आवर हम लोगों ने निकाला ये दोनों अलग अलग है, हम लोग को बोला गया है क्वेश्चन में, तभी हम लोगों ने 4000 पे नहीं अप्लाई किया, बोला है कि रेट पर लेबर आवर बेसिस पे जो लेबर आवर निकल के आएगा, मतलब लेबर को जितना पर यूनिट कर पर आवर बेसिस पे पेमेंट हो रहा है उसके हिसाब से चेक करके देखो कितना लेबर आवर निकल के आ रहा है, उस बेसिस पे ओवरहेड को जो है हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 1215 टू 3, ठीक है। ये देखो यहाँ पर टोटल ओवरहेड कैसे निकला, लेबर आवर इनटू ओवरहेड रिकवरी रेट, तो ओवरहेड रिकवरी रेट निकल गया, लेबर आवर निकल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 बोल के, 3750, 3000, 3000, मतलब 3000, 3000, 9000 और 3000, 12,750 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं
3363 सॉरी 9750 हो जाएगा। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं डी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये सबको ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 0, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 12, 12,500। अच्छा यहाँ पर हो गया 3366 प्लस 9 15, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10,000। अच्छा यहाँ पर टोटल हो जाएगा 10,000। ये देखते हैं कितना हो रहा है, 750 और 250, 1000। ये कितना होगा, टोटल कर लेते हैं, ओरली करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। 20,250 प्लस 7500 9750, 37,500। ये हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया टोटल कॉस्ट। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट। ये देखो यहाँ पर हम लोग को बोला है क्या कैलकुलेट करके देना है, यहाँ पर देना है प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच। अच्छा प्रॉफिट पर यूनिट, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ई में निकालेंगे प्रॉफिट पर बैच। ठीक है, प्रॉफिट पर बैच कैसे निकलेगा, सेल्स वैल्यू यानी कि बी माइनस डी कर देते हैं। सेल से कॉस्ट को लेस करने से ही प्रॉफिट मिल जाएगा, तो हम लिखते हैं बी माइनस डी। तो प्रॉफिट कितना होगा, 1875 माइनस 12,500। देख लेते हैं कितना आता है, 18,750, 18,750 माइनस 12,500, 6250, 6250। ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखते हैं, 22,500 माइनस 15,000, 22,500 माइनस 15,000, 7,500। अच्छा 15,000 माइनस 10,000, 5,000। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, 20,250 माइनस सॉरी ये 56,250, मैंने गलत डेटा ले लिया। 56,250 माइनस 37,500, 18,750, 18,750। ये क्या कैलकुलेट हो गया, प्रॉफिट पर बैच। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो प्रॉफिट है ये कितने यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये बैच आउटपुट से डिवाइड करने से, तो ए से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं ई बाई ए, ई बाई ए करने से कैलकुलेट हो जाएगा। 6250 जो प्रॉफिट है ये 1250 यूनिट जो है यूनिट प्रोड्यूस करने पे है, तो पर यूनिट पे 5 रुपीज। 7,500 डिवाइडेड बाई ये था हम लोग का 1500, 1500, तो ये हो जाएगा 5 रुपीज। अगेन 5 रुपीज ही आ रहा है, मतलब इसमें भी पर यूनिट में 5 रुपीज ही प्रॉफिट है। और 5,000 डिवाइडेड बाई ये था 1,000, तो इसका मतलब 1,000 डिवाइड करने से 5 आ जाएगा। तो इस ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट पर यूनिट 5 रुपीज करके। ठीक है, प्रॉफिट पर यूनिट 5 रुपीज करके आ गया। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच ऑर्डर। ठीक है, वही प्रॉफिट पर यूनिट ही कैलकुलेट करने के लिए बोला था, कॉस्ट पर यूनिट बोला नहीं है। लेकिन अगर कॉस्ट पर यूनिट बोले तो वो भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। हम लिख देते हैं यहाँ पर, सपोज अगर हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट भी बोलता तो भी हम लोग निकाल लेते। कॉस्ट पर यूनिट मतलब क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस प्रॉफिट करेंगे तो कॉस्ट पता चल जाएगा। सेल्स पर यूनिट कितना है, 15 है। ये देखो सेल्स पर यूनिट कितना है, 15 है। और प्रॉफिट कितना है, ये ऐसे लिख देते हैं। ये देखो सेल्स, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट पर यूनिट का, तो 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 5 10। अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो ये भी तुम लोग कैलकुलेट आराम से कर सकते हो कि कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा। इसके बाद यहाँ पर बोला है कि ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर द 3,000 यूनिट। अगर हम लोग 3,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग का ओवरऑल पोजीशन यानी प्रॉफिट में रहेंगे कि लॉस में रहेंगे, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। ओवरऑल पोजीशन of the order of
3000 यूनिट, अगर हम लोग 3000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कैसे पता करेंगे? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करके। तो सेल्स वैल्यू अगर हम लोग 3000 यूनिट सेल कर देते हैं तो हमें कितना रिकवरी होगा? 45,000 का। और हम लोग का कॉस्ट इनकट कितना हो जाएगा? 3000 इंटू 10। देखो ये कैलकुलेट कर लिया तो अच्छा हुआ ना, नहीं तो हमें फिर से 3000 यूनिट का पूरा कैलकुलेशन जो करने में टाइम लगता। बेटर ये है कि हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, अगर निकालेंगे तो ही ना ये कैलकुलेट आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000। ये कैलकुलेट करना लेकिन जरूरी है, ये बिना कैलकुलेट के हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट नहीं पता चलेगा तो कैसे करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे? तो 15,000 का प्रॉफिट होगा। ओवरऑल पोजीशन जो है कि अगर हम लोग 3000 का ऑर्डर लेते हैं तो 15,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है? छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें बोला है देखो, एक्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग्स पर एनम टू वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने कमिटमेंट किया है कि वो 24,000 बियरिंग पर एनम वाई लिमिटेड को सप्लाई करेंगे ऑन स्टेडी बेसिस। लगभग ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने आज ही किया, वैसा ही है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट 10 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ एंड दैट द सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ द बियरिंग मैन्युफैक्चर इज 324। तो कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट हमें दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? सेटअप कॉस्ट हमें हमेशा चाहिए पर बैच, ठीक है, सेटअप कॉस्ट पर बैच चाहिए। देखो बोल रहा है द सेटअप कॉस्ट पर रन, बैच रन और बैच एक ही बात है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला। और बियरिंग मैन्युफैक्चर इज 324, ये 324 पर बैच या पर रन जो भी बोलो दे दिया है, तो ये हम लोग डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या दिया है यहाँ पर देखते हैं कैरिंग कॉस्ट के बारे में। कैरिंग कॉस्ट है 10 पैसा, मतलब 0.10, 10 पैसा बोला है एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ। पर बियरिंग तो है मतलब पर यूनिट है, पर मंथ दिया है, इसको इंटू 12 करके पर एनम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कंप्यूट व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज, मतलब ईबीक्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है फॉर बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो इस ये पूरे डेटा के बाद हमें फर्स्ट कैलकुलेशन करने के लिए बोला है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जिसे ऑप्टिमम रन साइज बोल सकते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर EBQ इक्वल टू 2AS डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, टू एनुअल डिमांड कितना है? एनुअल डिमांड है 24,000 बियरिंग्स पर एनम बोला है, तो यही एनुअल डिमांड है। अगर ये मंथली बोलता तो इंटू 12 करना पड़ता। सेटअप कॉस्ट 324 बोला था, और कैरिंग अप कॉस्ट मंथली दे रखा है 10 पैसा मंथली दे रखा है, हमें इसमें 12 मल्टीप्लाई करके इसको ईयरली में ट्रांसफर कर लेना है। तो 2 इंटू 24,000 इंटू 324 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 0.1, जितना भी आया अब इसका हमें रूट करना पड़ेगा। तो 3,600 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3,600 बियरिंग पर रन या पर बैच। ठीक है, पहला आंसर हो गया। दूसरा बोल रहा है एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज ए पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6,000 बियरिंग पर रन। हम लोगों को तो पता चला कि ऑप्टिमम जो है 3,600 है, लेकिन कंपनी करेंटली जो पॉलिसी में चल रही है वो क्या है? वो 6,000 बियरिंग एक बार में वो प्रोड्यूस करती है। कैलकुलेट हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी वुड बी इनकरिंग एज कंपेयर टू ऑप्टिमम रन सजेशन इन ए अबव। बोल रहा है कि कंपनी क्योंकि ये अमाउंट में प्रोड्यूस करी है एट ए टाइम, तो कंपनी का कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है? एक्स्ट्रा तो लगेगा क्योंकि ये ऑप्टिमम रन साइज नहीं है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जरूर लगेगा। बोल रहे कितना एक्स्ट्रा लग रहा है वो कैलकुलेट करके बताओ। कैसे पता करेंगे? हम लोग कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं साइज। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं सेटअप कॉस्ट, यहाँ पर लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट, और यहाँ पर लिखेंगे टोटल। अच्छा, अगर हम लोग
कंपनी करेंटली कैसे रन कर रही है? करेंटली कंपनी 6000 जो है रन साइज में प्रोडक्शन कर रही है, तो इनका सेटअप कॉस्ट कितना हो रहा है? एनुअल डिमांड कितना है? 24000। और कंपनी अगर एट ए टाइम 6000 बियरिंग्स प्रोड्यूस करती है तो वो 4 टाइम्स सेटअप करती है, और एक बार सेटअप करने का खर्चा होता है 324। ठीक है, तो कितना हो जाएगा चेक करते हैं। 1296। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ रहा है 1296। और कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 6000 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी 0.10 इंटू 12। देखते हैं कितना आता है। 6000 इंटू 0.1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 3000। सॉरी, ये टोटल कॉलम हटा लेते हैं। यहाँ पर हो गया 3600। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 4896। अभी कंपनी ये कॉस्ट इनकट कर रही है, लेकिन अगर कंपनी ईबीक्यू में प्रोडक्शन करना स्टार्ट करे तो वो 3600 पर बैच में प्रोडक्शन करेगी। तो यहाँ पर सेटअप कॉस्ट कितना होगा? ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, क्योंकि अगर एक बार में 3600 बियरिंग्स प्रोड्यूस करेगी तो सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप इंक्रीज हो जाएगा। देखो कितना इंक्रीज होता है, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3600 करने से पॉइंट में आ रहा है 6.66 टाइम्स सेटअप करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर 4 टाइम्स हो रहा था, इंटू 324। तो 2160 ये कॉस्ट है। अब ये ईबीक्यू है तो यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट भी इतना ही आना चाहिए। चलो देख लो आता है कि नहीं। आएगा, जरूर आएगा। अगर नहीं आता है तो जरूर कैलकुलेशन मिस्टेक है, नहीं तो आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1 इंटू 12, ये देखो 2160 आ गया। क्योंकि ईबीक्यू में हम लोग का क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट इक्वल होता है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 2160 का डबल, यानी कि 4320। कंपनी सेम चीज प्रोड्यूस करके दे सकती है और सिर्फ 4320 टोटल कॉस्ट को जो है अप्लाई करके, लेकिन अभी करेंटली जो काम कर रही है उसमें उसका 4896 का कॉस्ट लग जा रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर कर रही है? 576 रुपीज। तो कंपनी को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो इनकर्ड हो रहा है वो 576 हो रहा है कंपनी के तरफ से, क्योंकि कंपनी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी फॉलो नहीं कर रही थी। अब बोल रहा है कैलकुलेट द होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल। अगर कंपनी ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल को होल्ड करती है तो होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा? ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल का मतलब ईबीक्यू को होल्ड करना। तो हमें ईबीक्यू कैलकुलेट करके देना है, और ईबीक्यू में होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके देना है। तो ईबीक्यू ये वाला है, ईबीक्यू ये वाला है, और इसमें होल्डिंग कॉस्ट हम लोग का आया हुआ है, ये देखो 2160। दोबारा से कैलकुलेट करने बोला है तो कर देते हैं, बाकी आंसर तो हम लोग का आ चुका है। तो होल्डिंग कॉस्ट, देखो क्या बोला है, होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल। एट ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल, जब भी ऑप्टिमम बोलेगा तो इसका मतलब हमारा सही तरीके से किसी भी चीज को यूटिलाइज करना, ना तो ज्यादा ना तो कम। तो ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल पे होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा? तो ये देखो हाफ इंटू ईबीक्यू, फॉर्मूला ये होता है, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसीलिए मैंने फॉर्मूला इलाबोरेट किया था, क्योंकि इसका यूज होगा तो समझ में आना चाहिए। कैरिंग कॉस्ट हो गया 0.10 इंटू 12, तो इसमें आंसर आ रहा है 2160। ये अभी अभी कैलकुलेट किया था ना, 2160। तो ये हम लोग का होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल पे। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग का एक ही क्वेश्चन बचा है, फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बचा है, फोर्थ नंबर ही बचा है, और तो कुछ नहीं बचा है इसमें। ठीक है, फोर्थ नंबर भी लगभग ऐसा ही है। ठीक है, तो ये हम एक काम करते हैं, ये तुम लोग को होमवर्क देते हैं, ये तो हम लोग खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 को हम दे देते होमवर्क, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है यहाँ से। तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, और इसके साथ दूसरा कोई टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।